हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी डीएलएड प्रशिक्षुओं का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन शिक्षण पर बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंजलि बालियान और आज हम विज्ञान विषय की ये क्लास नंबर 5 है या यूं कह लीजिए पार्ट 5 है। आगे आपकी 3 से 4 क्लासेस और आएंगी और आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि हम हर एक क्लास में 2 यूनिट लगभग कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि सिलेबस बहुत लेंदी है, बहुत सारी चीज़ें इसमें ऐसी है जो समझने वाली है। तो इसीलिए हम आपका सिलेबस जो है मैं इसी अकॉर्डिंग लेके चल रही हूँ कि आपके सर के ऊपर से भी ना जाए और चीज़ें सारी कंप्लीट हो जाए। जो आपके एग्जाम में पूछी जाती है उन सभी चीज़ों को मैं डिटेल में कवर करके चल रही हूँ। तो दोस्तों, आई होप आपको ये चीज़ें क्लासेस समझ में आ रही होंगी। और अगर आ रही है, पसंद आ रही है क्लासेस, आपको ये मेहनत पसंद आ रही है, तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो और अपने दोस्तों को भी एक बार शेयर कर दो फटाफट से। ठीक है। अगर आप इन सभी क्लासेस की पीडीएफ चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में एक बार मैसेज करके बता देना अपना कमेंट। आपको बता दिया जाएगा कि कैसे आप इन सभी मैराथन क्लासेस की और इन सभी क्लासेस की पीडीएफ्स को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब बिना किसी देरी के अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं और शुरू करते हैं अपनी आज की इस क्लास की। हम यहाँ पर बात कर रहे थे कल की क्लास में आवर्त सारणी के बारे में, और उसमें हमने दोस्तों आवर्त सारणी के बारे में, जिसमें हमने आप कह सकते हैं कि 3 नियम जान लिए थे, है ना। 3 सिद्धांत जान लिए थे किस किस के। तो यहाँ आपके सामने देखिए इस टेबल में बना हुआ है डोबेराइनर या डोबेनियर, जिस तरीके से भी आपको मिले प्रश्न में। ये डोबेनियर का त्रिक नियम हम जान चुके हैं, न्यूलैंड का अष्टक नियम हम लोग जान चुके हैं, और मेंडलीव की आवर्त सारणी के बारे में हम बहुत अच्छे से कल की क्लास में, इससे पहली क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं आधुनिक आवर्त सारणी, जो कि मोजले के द्वारा जिसका नियम दिया गया। ठीक है, जो परमाणु संख्या के आधार पर अब आगे आप देखने वाले हैं। मेंडलीव की किसके आधार पर थी? परमाणु संख्या के या परमाणु भार के आधार पर? बिल्कुल, मेंडलीव की आवर्त सारणी थी परमाणु भार के आधार पर। ठीक है, यही इनका कॉमन डिफरेंस है। ये किसके आधार पर थी? परमाणु भार के आधार पर। ठीक है, और आधुनिक आवर्त सारणी होगी जो मोजले वाली है, किसके आधार पर होगी? ये परमाणु संख्या के आधार पर ये वर्गीकरण करेंगे तत्वों का। ठीक है, ये इनका बेसिक सा डिफरेंस है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। और इन तीनों के बारे में हम पहली क्लास में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर चुके हैं। अगर कोई भी आपका कहीं भी डाउट बचता है, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, आपका हर एक डाउट क्लियर किया जाता है। ठीक है, तो तब तक तो आपको थोड़ा सा इसी से काम चलाना पड़ेगा, यानी कल की क्लास में, और बाकी फिर हम लाइव ही आपके डाउट सोल्व किया करेंगे। चलिए फिर दोस्तों आगे बढ़ते हैं, और अपनी क्लासेस आप मिस ना करें प्लीज़, ऐसा तो बिल्कुल ना करें। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा क्लासेस हो जाएगी फिर आप लोग पिछड़ जाएंगे। तो यहाँ पर हम शुरुआत कर रहे हैं दोस्तों आधुनिक आवर्त सारणी की, जिसको मैंने आपको बताया था कि आधुनिक आवर्त सारणी की खोज किसने किया, किसने बनाई, कौन इसके प्रवर्तक माने जाते हैं, तो उनका नाम है हेनरी मोजले। क्लियर? तो सबसे बड़ी विशेषता आप लोग जानेंगे जो मोजले के द्वारा आधुनिक आवर्त सारणी का निर्माण हुआ, ये किस बेसिस पर इन्होंने तैयार की। तो ये तत्वों के परमाणु द्रव्यमान की तुलना में उनकी परमाणु संख्या अधिक आधारभूत गुण है। तो इन्होंने क्या कहा कि जिस तरीके से मेंडलीव परमाणु भार के आधार पर तुलना कर रहे थे, वर्गीकरण कर रहे थे तत्वों का, तो इन्होंने कहा कि उसके कंपैरिजन में अगर आप परमाणु संख्या के आधार पर वर्गीकरण करेंगे तो वो ज़्यादा आधारभूत गुण होगा। ठीक है, वो ज़्यादा अच्छा माना जाएगा, उससे आपको ज़्यादा आसानी होगी तत्वों का वर्गीकरण करने में, तथा तत्वों के परमाणु संख्या के आधार पर आधुनिक आवर्त सारणी तैयार की गई। ठीक है, तो यही मैंने आपको यहाँ बताने की कोशिश की है कि परमाणु संख्या के आधार पर आधुनिक आवर्त सारणी को तैयार किया गया। दोस्तों, यहाँ परमाणु संख्या और परमाणु भार, ये कुछ शब्द अगर आप नहीं जानते, इनके बारे में मैं थोड़ा सा यहाँ पर एक्सप्लेन करना चाहूँगी। ठीक है, हो सकता है यहाँ से पूछे, अगर नहीं भी पूछे तो आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए परमाणु संख्या क्या होती है, परमाणु भार क्या होता है। दोस्तों, परमाणु संख्या की अगर मैं बात करूँ कि परमाणु संख्या क्या होती है, तो देखिए किसी भी तत्व में परमाणु की संख्या हम उसे कहते हैं, जो उसके नाभिक में प्रोटॉन की संख्या होती है ना,
उसको ही हम परमाणु संख्या कहते हैं। जो उसके नाभिक में यानी न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन्स की संख्या होती है उनको हम परमाणु संख्या कहते हैं। ठीक, और अगर बात करें द्रव्यमान संख्या की, है ना, अगर द्रव्यमान संख्या की बात करें तो जो परमाणु के या किसी भी तत्व के नाभिक में मौजूद न्यूट्रॉन की संख्या होती है उसको क्या कहते हैं, द्रव्यमान संख्या कह देते हैं। ठीक है, परमाणु संख्या किसे, नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या, और परमाणु भार किसे कहते हैं, वो कहते हैं कि भाई किसी भी तत्व के नाभिक में जितने भी न्यूट्रॉन की संख्या होती है उसे द्रव्यमान संख्या कहते हैं। ठीक है, आई होप ये आपको ये टर्म्स जो थी अलग अलग सी ये आपको समझ में आई होगी। इसके साथ साथ दोस्तों मैं दो और यहाँ पर बातें बताना चाहूँगी। जैसे गलनांक आपने सुना, ठीक है, गलनांक कई जगह हमने इस शब्द का प्रयोग किया। ठीक है, हो सकता है इसमें किसी को प्रॉब्लम आ रही हो समझने में कि गलनांक किसे कहते हैं। एक होता है क्वथनांक, ठीक है, इसे क्या कहते हैं, इनमें अंतर क्या है, तो थोड़ा सा यहाँ आप लोग एक बार इसको भी समझते हुए चले। अभी मुझे याद आया तो मैं तुरंत आपको यहाँ पर क्लियर कर रही हूँ, कभी फिर से बताना स्लिप हो जाए माइंड से। तो गलनांक किसे कहते हैं दोस्तों, गलनांक इसका मतलब क्या है कि अगर किसी तत्व का वो तापमान जिसमें हम उस ठोस तत्व को द्रव में बदल दे, ठीक है, वो तापमान क्या उसको हम क्या कहते हैं, गलनांक कहते हैं। ठीक है, कैसे लिखेंगे कि वह तापमान जिस पर कोई तत्व अपनी अवस्था को ठोस से द्रव में कन्वर्ट कर ले, या ठीक है ठोस से द्रव अवस्था में अपने आप को बदल ले, वही उसका क्या कहलाएगा, गलनांक कहलाएगा। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट कहलाएगा, या सॉरी मेल्टिंग पॉइंट कहलाएगा, है ना, क्या कहलाएगा उसको, मेल्टिंग पॉइंट कहलाएगा। कि अगर ठोस से द्रव अवस्था में जिस तापमान पर वो खुद को बदलेगा वो उसका गलनांक है। क्वथनांक की अगर बात करें दोस्तों, ये वो तापमान होता है जिसमें द्रव जो है वो वाष्प बन करके उड़ जाए, ये होता है बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, क्वथनांक इसमें क्या होता है, ये वो तापमान होता है जिस पर जो द्रव है वो वाष्प बन के उड़ जाए, वाष्प में परिवर्तित हो जाए, यानी हवा वाष्प आप कह सकते हैं कि जो भाप बन करके उड़ जाए, भाप में परिवर्तित हो जाए, वो उसका क्वथनांक होगा। ठीक है, आई होप ये नई टर्म्स थी थोड़ी सी और आप इनसे परिचित हो गए होंगे। क्लियर, तो इसको मैं यहाँ से थोड़ा सा रफ करूंगी और आगे बढ़ेंगे दोस्तों। आधुनिक आवर्त सारणी में क्या क्या हुआ, ठीक है, यहाँ से कैसे क्वेश्चन बनते हैं ये आपसे पूछे जा सकते हैं। दोस्तों आधुनिक आवर्त सारणी के जनक किसको माना जाता है, तो मोज़ले को कहा जाता है। क्लियर, ये आपको यहाँ याद रखना है। दूसरी चीज यहाँ आपको याद रखनी है कि आधुनिक आवर्त सारणी किस आधार पर बनाई गई, तो वो परमाणु संख्या के आधार पर इसमें तत्वों का वर्गीकरण किया गया। इतनी बातें आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। इसके बाद जो हम आगे बढ़ेंगे आधुनिक आवर्त सारणी में और क्या क्या चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, तो इसका नियम किस पर आधारित था, मॉडर्न पीरियडिक लॉ क्या है कि तत्वों के गुणधर्म उनकी परमाणु संख्या का आवर्त फलन होते हैं। और जो हमारी पुराने वाली आवर्त सारणी थी मेंडलीव की, उसने क्या कहा था कि जो तत्वों का गुणधर्म होता है वो परमाणु भार का आवर्त फलन होता है। ठीक है, आवर्त फलन होता है। तो ये दोनों के बीच में बस देखिए सेम ही है, अगर आप इनकी दोनों का नियम लिखना चाहे बस वहाँ परमाणु भार आ जाएगा, यहाँ परमाणु संख्या आ जाएगी। ठीक, तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। क्लियर हो गया आप सभी को क्या है आधुनिक आवर्त सारणी का नियम, तो तत्वों के गुणधर्म किसके आधार पर, उनकी परमाणु संख्या के आधार पर यहाँ पर विभाजित किए गए हैं, तत्वों को स्थान दिया गया है। क्लियर है बिल्कुल, तत्वों के गुणधर्म उनकी परमाणु संख्या का आवर्त फलन होते हैं। ये चीज क्लियर हुई। उसके बाद हम जानेंगे आधुनिक आवर्त सारणी में क्या क्या आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों जो आधुनिक आवर्त सारणी है ना, इसमें हमारे 18 तो ग्रुप्स होते हैं और 7 क्या होते हैं, पीरियड होते हैं, जिसको हम आवर्त के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, 7 क्या हो गए, पीरियड हो गए, जो कि मैंने आपको कल की क्लास में ही दर्शाया था कि ये क्या है, इसके इधर यहाँ से आप देखेंगे तो इसके आवर्त है। ठीक है, 7 आपको देखने को मिलेंगे इस तरीके से। और जो इस तरीके से ये उधर स्तंभ है, ठीक है, ये वर्ग कहलाते हैं। तो वर्गों की संख्या कितनी होगी, इसमें 18 होगी। आवर्त कितने होंगे, 7 होंगे। और मूल आवर्त सारणी में कितने बताए थे वो कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे मुझे। ठीक है, कल की क्लास में बताया था कि मूल आवर्त सारणी या मेंडलीव के आवर्त सारणी में कितने थे वर्ग और आवर्त। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। जिस तरीके से आपसे पूछा जाए वैसे ही आप प्रश्न करेंगे। अगर आधुनिक में पूछा गया है कितने वर्ग और कितने आवर्त होते हैं, तो उसके अनुसार आप इसका आंसर करेंगे। क्लियर, आगे बढ़ते हैं।
दोस्तों यहाँ आवर्तों की विशेषताएं क्या क्या है। आधुनिक आवर्त सारणी की अगर बात करें, इसको 4 ग्रुप्स में बांटा गया है ना। इसको 4 ग्रुप्स में बांटा गया है और उन ग्रुप्स को किस आधार पर डिवाइड किया गया है, किस ग्रुप में किस तरह के तत्वों को रखा गया है, यहाँ हम उसको जानने वाले हैं, है ना। तो सबसे पहले तो मैं आपको एक बार इमेज में दिखा दूं ये ग्रुप्स, किन ग्रुप्स की मैं बात कर रही हूँ, है ना। तो ये एक बार आपको मैं शो कर देती हूँ। दोस्तों आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त सारणी की क्या क्या विशेषताएं हैं, ये हम अब देखने वाले हैं। सबसे पहले दोस्तों अगर हम पहले ग्रुप की बात करें, ग्रुप कौन से थे, जो इस तरीके से थे, ठीक है, वर्टिकल थे। ऐसे जो ये स्तंभ थे जिनकी संख्या 18 थी आधुनिक आवर्त सारणी में, तो उनकी विशेषता बताई गई है कि पहले ग्रुप की विशेषता क्या है कि उसमें सभी अल्कली धातुओं को रखा गया है। अल्कली का मतलब जितनी भी क्षारीय धातुएं होती है, ठीक है, उन सभी को स्थान दिया गया है किसमें, पहले ग्रुप में। तो पूरा का पूरा आपसे नहीं पूछेगा कि पहले ग्रुप की क्या विशेषता है, दूसरे की क्या विशेषता है, क्योंकि आपसे कहा गया है कि यहाँ पर थोड़ी सी इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए, क्लियर, क्योंकि बेसिक सी यहाँ पर इंफॉर्मेशन आपको लेनी है, नहीं तो उसमें समझने के लिए बहुत कुछ है। आवर्त सारणी में बहुत ज़्यादा आप जानते हैं 118 तत्व है, 118 के 118 तत्व अगर आप ऐसे जानने लगे तो फिर वो बेसिक नॉलेज नहीं रह जाती। तो थोड़ा सा हम जान करके चलेंगे अपनी तरफ से जो पूछ सकता है, ठीक है। तो पहले ग्रुप की विशेषता क्या है कि उसमें क्षारीय धातुओं को रखा गया है, जैसे लिथियम, सोडियम आदि, है ना। ये सभी किसमें रखे गए हैं, पहले ग्रुप में। तो ये हमने जानी पहले ग्रुप यानी पहले वर्ग की क्या विशेषता है। आगे बढ़ते हैं, एक हमें अंतिम की ओर जाननी ज़्यादा ज़रूरी होती है कि जो अंतिम या 18वां ग्रुप होता है, पहले की हमने बात कर ली, जो आपका 18वां ग्रुप होता है, वर्ग होता है सबसे लास्ट वाला, उसकी क्या विशेषता है। तो दोस्तों जो अंतिम ग्रुप होता है 18वां ग्रुप, उसमें सभी अक्रिय गैसों को रखा गया है। सभी अक्रिय गैसें कौन कौन सी होती है, अक्रिय गैसें अगर उनकी बात करें तो उन सबको इसमें रखा गया है। इसके उदाहरण यहाँ पर हम लिखते हैं। तो अक्रिय धातु जो गैसें होती है उनके उदाहरण की अगर मैं बात करूँ कौन कौन सी आ सकती है, तो जैसे दोस्तों हीलियम हो गया, ठीक है, हीलियम, आर्गन और कौन सी हो सकती है, नियॉन, ठीक है। ये सभी कैसी गैसें हैं, अक्रिय गैसें। अक्रिय गैसें से मतलब क्या होता है, अक्रिय गैस उन गैसों को कहते हैं जो रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग नहीं लेती, ठीक है, रासायनिक अभिक्रियाओं में जो भाग नहीं लेती और मुक्त अवस्था में पाई जाती है, उन्हें ही हम अक्रिय गैसें कहते हैं। तो उदाहरण हमने क्या क्या देखिए, हीलियम हो गया, आर्गन होगा, नियॉन हो गया, क्रिप्टॉन, ठीक है, रेडॉन, ये सभी कैसी कैसी गैसें होती है, अक्रिय गैसें होती है, ठीक है। ये रंगहीन होती है, गंधहीन होती है, ना तो इनमें कोई रंग होता है, ना ही कोई सुगंध होती है, ठीक है। तो ये होती है अक्रिय गैस और ये सभी किसमें रखी गई, 18वें ग्रुप में। इतना आपने सीखा। तो आगे बढ़ेंगे। एक और यहाँ पर आपको जानने वाली बात ये है कि जो बाएं भाग में क्या रखा जाता है, धातुओं को रखा जाता है, ठीक है। बाएं भाग में किसे रखा जाता है, धातुओं को रखा जाता है, क्योंकि जो पहला ग्रुप होगा बाएं होता है लेफ्ट, ठीक है। तो यहाँ लेफ्ट और ये इस तरीके से आपकी मान के चलिए ये आवर्त सारणी है, ठीक है। तो जो ये बायां भाग है, इस बाएं भाग में किसको रखा जाता है, सभी धातुओं को रखा जाता है। लेकिन यहाँ क्या कहने की बात की जा रही है कि हाँ ठीक है, हमने समझा कि धातुओं को रखा जाता है, लेकिन हाइड्रोजन को छोड़कर, क्योंकि हाइड्रोजन एक अधातु है, ये भी बाएं भाग में ही रखी गई है और बाकी सभी कैसी है, धातुएं हैं, ठीक है। क्यों रखा गया इसको बाएं भाग में, क्योंकि दोस्तों हाइड्रोजन की जो परमाणु संख्या होती है ना, वो सबसे कम होती है। और आधुनिक आवर्त सारणी की पहचान क्या है कि वो किसके आधार पर उसके आवर्ती फलन होता है, परमाणु संख्या के आधार पर, ठीक है। इसका नियम ही यही है, परमाणु संख्या के आधार पर वर्गीकरण किया गया है। और हाइड्रोजन का क्या होता है, सबसे कम उसका परमाणु संख्या होती है, सबसे कम परमाणु संख्या होती है, इसलिए यहाँ बाएं भाग में वैसे तो सभी धातुएं हैं, लेकिन हाइड्रोजन को रखा गया है, ये एक अधातु है। तो ये थोड़ा सा यहाँ जानने वाली बात थी अगर आपसे पूछे। और सबसे पहला जो आपका तत्व है वो हाइड्रोजन ही रखा गया है आवर्त सारणी में, ठीक है। अगर यहाँ पर बात देखें दोस्तों, दाएं भाग में उपधातुओं और अधातुओं को रखा गया है। बाएं भाग में क्या जाना हमने, धातुओं को रखा गया है, और दाएं भाग में यहाँ उपधातु को
ठीक है, उपधातु को और इधर अधातुओं को रखा गया है, फिर लास्ट वाले में अक्रिय गैसों को रखा गया है। तो इस तरीके से आवर्त सारणी आपकी बनती है। इसी के साथ दोस्तों हम लोग यहाँ पर एक बात जानेंगे, क्योंकि यहाँ हो सकता है आपको जो हमारी आधुनिक आवर्त सारणी है और मेंडलीव की आवर्त सारणी है, उन दोनों में डिफरेंशिएट ना आप कर पा रहे हो, तो पहले डिफरेंस जानेंगे, फिर थोड़ा सा और आगे जानने की कोशिश करेंगे। इससे आपका साथ साथ रिवीजन भी हो जाएगा कि हमने अभी तक क्या सीखा। ठीक है दोस्तों, हमने जब बात की थी मेंडलीव की आवर्त सारणी की, ठीक है, मेंडलीव की आवर्त सारणी की इधर हम बात करेंगे और इधर किसकी बात करेंगे, मोज़ले की, या जिसको हम कहते हैं आधुनिक आवर्त सारणी। ठीक है, आधुनिक आवर्त सारणी। तो इन दोनों के बीच में यहाँ हम डिफरेंस जानने वाले हैं कि नई वाले में क्या क्या चेंज देखने को मिले, पुराने वाली में क्या क्या कहा गया था। तो सबसे पहला क्या इनमें डिफरेंस है कि जो मेंडलीव की आवर्त सारणी थी उसमें तत्वों का वर्गीकरण किस आधार पर किया गया था, परमाणु भार के आधार पर। ठीक है, परमाणु भार के आधार पर, या इसको कह सकते हैं द्रव्यमान के आधार पर। ठीक है, द्रव्यमान के आधार पर। तो ये था मेंडलीव की इस आवर्त सारणी में। वहीं अगर बात करें आधुनिक आवर्त सारणी की, तो उसमें क्या हुआ था, इसमें तत्वों का वर्गीकरण परमाणु संख्या के आधार पर किया गया था, परमाणु संख्या के आधार पर किया गया था। तो दोनों के बीच में ये पहला डिफरेंस है। मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्वों का वर्गीकरण परमाणु भार या द्रव्यमान के आधार पर, और आधुनिक में परमाणु संख्या के। दूसरा, यहीं से आपके पेपर में प्रश्न पूछे जाते हैं, ज़्यादा डीप नहीं जाएगा कोई भी क्वेश्चन यहाँ से, तो ये आपको समझना ज़्यादा ज़रूरी है, बेसिक से नॉलेज है। और दूसरी क्या यहाँ पर विशेषता थी दोस्तों इन दोनों में डिफरेंस की अगर बात करें, तो यहाँ मेंडलीव की आवर्त सारणी में जो अक्रिय गैस होती है, जिनके बारे में हमने अभी जाना अक्रिय गैस कौन कौन सी होती है, अक्रिय गैस को कोई स्थान नहीं दिया गया था। ठीक है, अक्रिय गैस के लिए कोई स्थान यहाँ पर नहीं रखा गया था, उस समय नहीं पता चला था कि अक्रिय गैस भी कुछ होता है। यहीं अगर बात करें आधुनिक आवर्त सारणी में, तो आप जानते हैं बिल्कुल अभी हमने बात करी कि जो 18वां समूह है, 18वां ग्रुप है, ठीक है, 18वें ग्रुप में किसको स्थान दिया गया है, सभी अक्रिय गैसों को स्थान दिया गया है। ठीक है, स्थान दिया गया है किसको, अक्रिय गैसों को। तो ये भी एक बड़ा डिफरेंस है दोनों के बीच में। इसमें तो कोई जगह नहीं थी, लेकिन इसमें 18वां ग्रुप उनके लिए ही रिजर्व कर दिया गया कि इसमें सभी अक्रिय गैस आएगी। तीसरा यहाँ पर इम्पोर्टेंट डिफरेंस और क्या होगा कि जो आपकी मेंडलीव की आवर्त सारणी थी उसमें 7 आवर्त थे। ठीक है, ये आपको कहीं कहीं 6 भी मिल जाता है, अगर आपके ऑप्शन में 6 हो 7 ना हो तो आप 6 वाला टिक कर ले। ठीक है, ये कंफ्यूज नहीं होना आपको इसको, क्योंकि अलग अलग जगह पर अलग अलग देखने को यहाँ आपको मिल सकता है, तो आप कहीं से भी और जगह पढ़ के परेशान बिल्कुल ना हो। ऑप्शन के हिसाब से अगर आपको ऑप्शनल पूछा गया है कितने थे, 6 और 7 में से कोई एक है, ठीक है, वो टिक करेंगे आप, दोनों नहीं मिलेंगे आपको। ठीक है दोस्तों, और अगर आपको 1 नंबर में लिखने के लिए आया तो आप 7 लिखेंगे। तो 7 आवर्त और समूह कितने थे, यानी ग्रुप्स कितने थे, तो 8 समूह थे। 8 क्या थे, समूह थे। इधर बात करें आधुनिक आवर्त सारणी में, तो इधर क्या था, इधर इनकी संख्या बढ़कर के कितनी हो गई थी, आवर्त तो 7 ही थे। ठीक है, आवर्त 7 थे, लेकिन जो ग्रुप्स थे उनकी संख्या 8 से बढ़कर के कितनी हो गई, 18। एक और आगे जोड़ दीजिए, ठीक है, 18 इसमें क्या बन गए, समूह बन गए। एक ये डिफरेंस हो गया इनका। एक और जानेंगे साथ ही साथ दोस्तों, जो मेंडलीव की आवर्त सारणी थी वो बहुत छोटी थी, आपने देखा था ना, मैंने आपको बताया था कि वो लगभग इसकी आधी थी, तो छोटा स्वरूप था उसका, छोटा रूप था आवर्त सारणी का। अगर यहाँ हम बात करें आधुनिक आवर्त सारणी की, तो इसका कैसा है, दीर्घ रूप है, इसीलिए इसको दीर्घाकार आवर्त सारणी भी कहा जाता है। तो ये कैसा है, इसका रूप दीर्घ रूप है। इन दोनों के बीच में आपको डिफरेंस क्लियर हो गया, आई होप बहुत अच्छे से। क्या क्या है, पहला था मेंडलीव की आवर्त सारणी में परमाणु भार या द्रव्यमान के आधार पर, आधुनिक में परमाणु संख्या के आधार पर तत्वों का वर्गीकरण किया। ये मैं 2-3 बार रिपीट कर चुकी हूँ, यहाँ आप गलत बिल्कुल ना करें। ठीक है, और क्या पूछा जाता है, इनकी विशेषताएं अगर पूछे तो भी आप इनमें से लिख सकते हैं। ठीक है, मेंडलीव की विशेषताएं पूछे मेंडलीव की आवर्त सारणी की, तो ये लिखिए। आधुनिक की पूछे तो इधर वाला पोर्शन लिख दीजिए, तो कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। मेंडलीव की आवर्त सारणी में अक्रिय गैसों को स्थान नहीं दिया गया था, आधुनिक आवर्त सारणी में दिया गया था। कौन से ग्रुप में, 18वें ग्रुप में, ये आपको याद रखना है इसका ग्रुप।
इधर अगर हम बात करें, इन मेंडलीव की आवर्त सारणी में 6 या 7 आवर्त थे और 8 समूह थे। आधुनिक आवर्त सारणी की अगर बात करें, उसमें 7 आवर्त और 18 समूह थे। मेंडलीव की आवर्त सारणी कैसी थी? उसका छोटा रूप था। आधुनिक आवर्त सारणी में दीर्घ रूप की होती है। इतना आपको सबको बहुत अच्छे से समझ में आ गया। तो अब हम आगे थोड़ा सा और जानेंगे दोस्तों। यहाँ हम जानने वाले हैं जो नई या आधुनिक आवर्त सारणी होती है उसमें कुछ ब्लॉक्स बनाए गए हैं, है ना। तत्वों के प्रकार इसमें बताए गए हैं, टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स बताए गए हैं और कितने ब्लॉक इसके लिए बनाए गए हैं दोस्तों। अगर ये हम यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे तो पूरी आवर्त सारणी को कुछ ब्लॉक्स में बांटा गया है। कितने ब्लॉक्स में? तो 4 ब्लॉक्स में। आप देख पा रहे हैं यहाँ स्क्रीन पर, इसको थोड़ा सा और मैं ऊपर खिसकाती हूँ, ठीक है। यहाँ आप देख पा रहे हैं कि इसको 4 ब्लॉक्स में बांटा गया है। 3 तो आप यहाँ देख रहे हैं, कौन कौन सा? एस ब्लॉक, डी ब्लॉक, पी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। जो एस ब्लॉक है वो आप देख रहे हैं, जो ये वर्ग है ना, इन वर्गों को बांटा गया है, ठीक है। वर्गों को बांटा गया है। तो पहला और दूसरा वर्ग किस में आएगा? एस ब्लॉक में, ठीक है। पहला और दूसरा जो वर्ग है वो किस में आ जाएगा? एस ब्लॉक में आ जाएगा। डी ब्लॉक में कौन सा आएगा? तीसरे नंबर से लेकर के 12वें नंबर तक के जितने भी वर्ग है, तीसरे से लेकर के 12वें वर्ग तक के जितने भी वर्ग है वो सभी किस में आएंगे? डी ब्लॉक में आएंगे। पी ब्लॉक की अगर बात करूँ तो आप यहाँ देख पा रहे हैं 13वें नंबर के वर्ग से लेकर के 18वें तक, ठीक है। ये सभी किस में आ जाएंगे? ये सभी आ जाएंगे दोस्तों पी ब्लॉक में, ठीक है। तो ये जितने भी 18 के 18 वर्ग थे इनको हमने डिवाइड कर लिया है। अब नीचे भी एक और ब्लॉक बनाया गया है, एफ ब्लॉक, ठीक है। तो एफ ब्लॉक में क्या होगा? इनको किस आधार पर बांटा गया है इसकी हम अब बात करने वाले हैं। पहले आपने देखा कि किस तरह से इनके तत्वों का प्रकार बताया गया है। तो 4 प्रकार के इनको 4 ब्लॉक्स में बांटा गया है, ठीक है। कौन कौन से? एस ब्लॉक, डी ब्लॉक, पी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। आपसे ये पूछ लेता है एमसीक्यू में इनमें से कौन सा ब्लॉक नहीं होता है। तो पी की जगह उसने अगर बी दे दिया तो आप पहचान पाएंगे कि एस डी पी एफ में से कौन सा कोई एक होना चाहिए, ठीक है। अगर इससे अलग कुछ देता है तो आप समझ जाएंगे वो गलत ऑप्शन है। तो एस पी डी एफ ऐसे याद रख लीजिए, एस डी पी एफ जैसे आपको यहाँ पर अच्छा लगे याद रखना। दोस्तों इसमें सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है वो पूछा जाता है कौन से ब्लॉक में आपके जो संक्रामक तत्व है उनको रखा गया है या संक्रमण तत्व को रखा गया है, ये आपसे पूछ लिया जाता है। तो जो डी ब्लॉक आप देख रहे हैं, ये वाला जो ब्लॉक आप देख रहे हैं डी ब्लॉक, इसको एक और नाम से जाना जाता है। किस नाम से? संक्रमण ब्लॉक के नाम से, है ना। तो संक्रमण ब्लॉक के नाम से इसको जाना जाता है। इसीलिए इसमें जितने भी तत्व है वो कौन से तत्व है? संक्रमण तत्व है, ठीक। ये क्लियर हो गया आपको? ये नाम याद रखिएगा आप। ज़्यादा इसमें कौन कौन से तत्व है वो आपको थोड़ा सा यहाँ देखने की ज़रूरत नहीं है, डीप हो जाता है बहुत, है ना। एस ब्लॉक में आने वाले तत्वों के क्या क्या गुण होते हैं, किन गुणों के आधार पर इनको एस ब्लॉक में रखा गया है? तो दोस्तों एस ब्लॉक में सभी कौन आती है? धातुएं आती है, या जो तत्व होते हैं वो कौन सी होती है? धातुएं होती है। किसमें? एस ब्लॉक में। लेकिन एक हाइड्रोजन को छोड़ के, क्योंकि हाइड्रोजन क्या है? अधात्विक तत्व है। जब जो इसको यहाँ क्यों रखा गया? क्योंकि इसकी परमाणु संख्या सबसे कम है, इसीलिए इसको धातुओं में स्थान दिया गया है। और दोस्तों इसी वजह से हाइड्रोजन को ना आवारा तत्व के नाम से भी जाना जाता है। तो आप ये समझ के रखिए, क्योंकि वो आना तो चाहिए था धातुओं में, लेकिन जहाँ धातु देखी तो धातु की तरफ वो यहाँ पर इनके साथ रखा जाता है। क्लियर? तो इस वजह से उसको आवारा तत्व भी कहते हैं। किसको? हाइड्रोजन को। तो आपने समझा एस ब्लॉक की क्या विशेषता है। तो इसमें सभी धातुएं आती है और इनका जो गलनांक होता है और क्वथनांक होता है, ठीक है। तो बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट ये बहुत ज़्यादा उच्च होता है। कैसा होता है? उच्च होता है, क्योंकि ये सभी धातुएं होती है। तो वो जो क्वथनांक और गलनांक के बारे में मैंने आपको शुरुआत में ही इस क्लास की बहुत अच्छे से क्लियर किया था। तो ये किसकी पहचान हुई दोस्तों? एस ब्लॉक में आने वाले तत्वों की। आपको यही जो इम्पोर्टेंट सी इन्फॉर्मेशन है इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है, मतलब जो प्रमुख सा डिफरेंस है इनको थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। अब इसके बाद अगर दोस्तों हम बात करेंगे डी ब्लॉक के तत्वों की कि इनमें कौन कौन से तत्वों को रखा जाता है ना, तो इसकी बात कर लेते हैं। इनको एक और नाम से जानते हैं, वो तो मैंने आपको बता दिया, संक्रमण तत्व के नाम से, है ना। तो
डी ब्लॉक के सभी तत्वों को किस नाम से जाना जाता है? संक्रमण तत्व के नाम से जाना जाता है। क्लियर? इसी के साथ हम दोस्तों यहाँ ये भी जानते हुए चलेंगे कि डी ब्लॉक एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में होता है। देख सकते हैं आप, एस ब्लॉक कहाँ है? इधर है। पी ब्लॉक कहाँ है? इधर है। तो इन दोनों के मध्य में स्थित होता है डी ब्लॉक और इसको संक्रमण तत्व के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों पी ब्लॉक में 13वें वर्ग से लेकर 18वें वर्ग तक रखा जाता है, यहाँ हमने देखा था। ठीक है, और इसी के साथ ही इसमें अम्लीय तत्व रखे जाते हैं। इधर कौन से थे? क्षारीय तत्व रखे जाते थे। इधर कौन से रखे जाते हैं? अम्लीय यानी एसिडिक तत्वों को रखा जाता है। क्लियर? तो ये आपने यहाँ देखा। और ये तत्व जो है इस वाले ब्लॉक के ये तीनों अवस्थाओं में आपको मिलेगी। इसमें गैसेस भी मिलेगी, अक्रिय गैस, क्योंकि हमने यहाँ बात की थी। इसमें कुछ द्रव की फॉर्म में भी मिलेंगे, है ना, और कुछ ठोस की फॉर्म में भी आपको मिलेंगे। यानी तीनों अवस्थाओं में द्रव, गैस और ठोस तीनों में यहाँ पर आपको तत्व मिलेंगे। इन तत्वों में आपको धातुएं और अधातुएं दोनों मिलेगी, लेकिन यहाँ अगर बात करें किसकी संख्या अधिक है तो यहाँ अधातुओं की, ठीक है, अधातुओं की संख्या अधिक होती है। तो ये आपको यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, और अधातुओं की संख्या होगी और आप कह सकते हैं कि इसमें कुल 6 वर्ग आ जाएंगे, 13 से लेकर के 18 तक। 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 वर्ग 13 से लेकर 18वें तक किस में आएंगे? पी ब्लॉक में आएगा। तो ऐसे मोटी मोटी सी जानकारी आप इसके बारे में लिख लीजिएगा। इसमें कौन कौन सी धातुएं आ जाती है? जैसे एल्युमिनियम हो गया, ठीक है, लेड हो गया, टिन हो गया। और यह धातु की अगर बात करें तो कार्बन आ जाएगा, इसमें नाइट्रोजन आ जाएगा, ऑक्सीजन आ जाएगा, सल्फर आ जाएगा। क्लियर? तो ये आपको यहाँ पर जानना था। अब अक्रिय गैस तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था, नियोन, आर्गन, क्रिप्टोन, ठीक है, रेडोन, ये सभी आएंगी इसमें 18वें वर्ग में। अगर इसके बाद हम बात करेंगे जो हमारा चौथा ब्लॉक बच जाता है, एस की बात कर ली, डी की कर ली, पी ब्लॉक की कर ली, अब एफ ब्लॉक के बारे में जानेंगे। इसको बस थोड़ा सा आपको जानना है, यहाँ से ऐसे ज़्यादा डीप प्रश्न नहीं पूछे जाते आपसे बिल्कुल भी। दोस्तों एफ ब्लॉक की अगर बात करें, एफ ब्लॉक को 2 श्रेणियों में बांटा गया है, जैसे कि आप देख सकते हैं। पहली तो ये है और दूसरी ये है। तो इसको 2 श्रेणियों में बांटा गया है। पहली श्रेणी को कहते हैं यहाँ पर लेथेनाइड, ठीक है, पहली श्रेणी को क्या कहते हैं? लेथेनाइड कहते हैं। और दूसरी श्रेणी को यहाँ पर एक्टिनाइड कहते हैं, एक्टिनाइड कहते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आप इसमें अगर पूछा जाए तो लिख दीजिएगा यहाँ पर इतना ही कि एफ ब्लॉक को 2 श्रेणियों में बांटा गया है, लेथेनाइड और एक्टिनाइड। ठीक है, इससे ज़्यादा इसमें डीप जाओगे तो ज़्यादा इसमें ही फंस जाओगे। बस इतना मोटी मोटी जानकारी आपके पास होनी चाहिए थी। अब आगे बढ़ेंगे दोस्तों हम, और इसके बारे में और क्या हमें जानना है, चलिए देखते हैं। ये कुछ मुख्य बातें बताई गई है कि जब हम आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाते हैं, ठीक है, लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं, तो क्या क्या आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे सभी तत्वों में। तो दोस्तों परमाणु के आकार में बदलाव होगा। जैसे जैसे हम बाएं से दाएं तत्व की ओर जाएंगे तो परमाणुओं का आकार कैसा जाएगा? घटता हुआ जाएगा। ठीक है, परमाणुओं का आकार घटता जाएगा। जब हम आवर्त सारणी में बाएं से दाईं ओर जाएंगे तो परमाणुओं का आकार घटता चला जाएगा। इसके बाद दूसरा क्या है, जो धात्विक गुण है उसमें क्या देखने को मिलेगा आपको? धात्विक गुण में क्या अंतर होगा? तो जब हम बाएं से दाएं जाएंगे तो तत्वों का धात्विक गुण भी घटता चला जाएगा। ठीक है, क्योंकि इधर धातुएं होती है, धातु होती है, और इधर कैसी होती है? अधातुएं। कुछ धातु भी होती है लेकिन उनका जो गुण होता है वो बहुत कम होता है। जितना जितना हम इधर की तरफ बढ़ते जाएंगे, दाईं ओर जाते चले जाएंगे, उतना ही धात्विक गुण घटता चले जाएगा। उसके बाद बात करें संयोजकता, तो आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर जो संयोजकता है वो बढ़ती है 1 से 4 तक, 1 से 4 वर्ग तक बढ़ती है, और फिर घट करके कैसी हो जाती है? 0 हो जाती है। तो दोस्तों ये हमने देखा कि जब हम आवर्त सारणी में बाएं से दाईं ओर जाएंगे तो क्या क्या बदलाव देखने को मिलेंगे धात्विक गुण में, संयोजकता में और परमाणुओं के आकार में। अगर ऐसे पूछा जाए तो आप बताएंगे कि बाएं से दाईं ओर जाने पर परमाणुओं का आकार घटेगा, धात्विक गुण घटेगा, और संयोजकता की बात करें तो पहले 1 से 4 तक वो बढ़ेगी और फिर घट करके 0 हो जाएगी। अब यहाँ पर दोस्तों क्विक रिकैप करते हैं, वही चीज़ें लिखी गई है। ठीक है, आधुनिक आवर्त सारणी में क्या था, तो यहाँ हेनरी मोजले ने आधुनिक आवर्त सारणी को दिया।
और 1913 में दिया, ठीक है, हेनरी मोजले ने। इसके बाद इसके कौन कौन से नियम थे, तो मैंने आपको बताया था कि इसमें परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या के आधार ही इसका आवर्ती फलन होता है, ठीक है। विशेषताएं कौन कौन सी थी, तो हमने जाना इसमें 7 आवर्त और 18 ग्रुप्स होते हैं, ठीक है। एटॉमिक नंबर के आधार पर इसका नियम बना हुआ है। इसको दीर्घ रूप आवर्त सारणी भी कहते हैं, ठीक है। अक्रिय गैसों को स्थान दिया गया है 18वें वर्ग में, तो वही बातें सेम यहाँ पर लिखी गई है। तो दोस्तों ये एक टेबल की फॉर्म में जितना हमने इनके बारे में जाना वो सब कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है कि कैसे कैसे तत्वों के वर्गीकरण की आवश्यकता हुई, फिर तत्वों का वर्गीकरण करने का किस किसने प्रयास किया। प्रारंभिक प्रयास की अगर बात करें तो किसने किया था, डोबेराइनर ने, ठीक है, जिसने त्रिक नियम दिया था। फिर उसके बाद न्यूलैंड ने अष्टक नियम दिया। फिर उसके बाद अगर सफल वर्गीकरण की बात करें तो मेंडलीफ ने किया, ठीक है। तो मेंडलीफ ने अपने वर्गीकरण में क्या क्या बताया, ये चीज़ यहाँ पे नोट की गई है। फिर उसके बाद जो प्रयास किया गया आधुनिक आवर्त सारणी को बनाने का, वो किस आधार पर किया गया, वो सारी चीज़ें यहाँ लिखी गई है। लेकिन जो आपको ऊपर बताया गया है आप उसी हिसाब से यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। नई चीज़ों को, ज़्यादा अलग अलग चीज़ों को ढूंढेंगे तो फंस जाएंगे उनमें। जितना दिया गया है उसको लिखे और अच्छे से उसको याद रखें। यहाँ दोस्तों मेंडलीफ और मोजले की पीरियडिक टेबल में डिफरेंस की बात की गई है, लेकिन डिफरेंस हम ऊपर ही दोनों के बीच में जान चुके हैं। तो आप मुझे 3 डिफरेंस इन दोनों के बीच में अब कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएंगे, ठीक है। इनके बीच में 3 डिफरेंस आपको बताना है। हमने ऊपर डिफरेंस के बारे में पहले ही बात कर ली है। इसी के साथ ये चैप्टर आपका यहाँ पर ये यूनिट खत्म हो जाती है और यूनिट 4 की तरफ हम बढ़ेंगे, जिसका नाम है स्थिर विद्युत आवेश, विद्युत धारा और चुंबकत्व। तो दोस्तों इस 4th यूनिट को हम बिल्कुल कंप्लीट करेंगे इसी वीडियो में, क्लियर। और बहुत अच्छे से आप लोग समझने की कोशिश करेंगे क्योंकि पूरी यूनिट हमने इसमें ही ख़त्म करनी है। और सबसे पहले हम समझेंगे, जैसे कि आपने यूनिट का नाम देख रहे हैं आप, स्थिर विद्युत आवेश। तो सबसे पहले हम इसी टर्म को यहाँ पर क्लैरिफाई करेंगे कि ये क्या होता है। आपसे बिल्कुल 2 नंबर में पूछ लिया जाता है स्थिर विद्युत आवेश क्या होता है। तो आप क्या बताएंगे दोस्तों, जब कोई 2 वस्तुओं को हम आपस में ऐसे रगड़ते हैं, ये एक दूसरे के संपर्क में लाते हैं, तो क्या होता है कि जो हल्की धातु होती है, जब हम उन दोनों वस्तुओं को आपस में ऐसे रगड़ते हैं तो क्या होता है, उनमें एक आकर्षित करने का एक गुण विकसित हो जाता है, जिसे हम विद्युत आवेश कहते हैं, ठीक है। अभी एग्जाम्पल देंगे हम बहुत अच्छे से, जो आप समझ सके इस तरह के एग्जाम्पल मैं इसमें रखूँगी। सबसे पहले हम जानते हैं कि कैसे लिखेंगे आप, अगर पूछ लिया जाए स्थिर विद्युत आवेश क्या होता है, कि जब हम वस्तुओं को आपस में संपर्क में लाते हैं या रगड़ते हैं तो उनमें हल्की वस्तु को आकर्षित करने का गुण आ जाता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, विद्युत आवेश कहते हैं। और जो घर्षण से प्राप्त ये आवेश होता है, अगर ये जो भी घर्षण से प्राप्त आवेश होता है उसको क्या कहते हैं, घर्षण विद्युत कहते हैं। और जब घर्षण से प्राप्त आवेश एक ही जगह पर स्थिर हो जाए तो उसको स्थिर विद्युत आवेश कह देंगे। एक बार फिर से देखेंगे क्या कहने की कोशिश यहाँ की गई है। स्थिर विद्युत आवेश क्या होता है दोस्तों, इसको आप अपने शब्दों में बिल्कुल लिख सकते हैं, आपको एज इट इज रटने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। आप सिर्फ सुनिए ध्यान से कि जब हम 2 वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं, ठीक है, 2 वस्तुओं को जब हम आपस में रगड़ते जाते हैं तो उनमें क्या होता है, एक आवेश आ जाता है, उनमें एक चार्ज आ जाता है, और वो क्या करती है, जो हल्की वस्तु होती है उन दोनों वस्तुओं में, उसको अपनी तरफ क्या करती है, अट्रैक्ट करती है, आकर्षित करने का गुण उसमें आ जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, विद्युत आवेश कहते हैं। और दोस्तों जब ये घर्षण से प्राप्त जो ये आवेश होता है, जो ये विद्युत आवेश होता है, अगर ये एक जगह पर स्थिर हो जाए तो उसको हम स्थिर विद्युत आवेश कह देंगे। अब क्लियर है, ठीक है। अब बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए कि जब हम वस्तुओं को आपस में संपर्क में लाते हैं या रगड़ते हैं तो उनमें हल्की वस्तु को आकर्षित करने का गुण आ जाता है, जिसे विद्युत आवेश कहते हैं। और जब ये घर्षण से प्राप्त जो ये आवेश होता है, जब ये एक ही जगह पर स्थिर हो जाए उसको स्थिर विद्युत आवेश कहेंगे। बहुत बढ़िया। अब इसका कोई एग्जाम्पल लेते हैं, बहुत ही प्यारा सा एग्जाम्पल है। ये देखिए आप कि जब आप स्केल को, ये आप स्केल है हाथों में, इस स्केल को जब आप अपने बालों पर रब करते हैं, ऐसे रगड़ते हैं, और फिर उसके रब करने के बाद क्या करेंगे, छोटे छोटे कागज़ के टुकड़े करेंगे, उन कागज़ के टुकड़े के पास उस स्केल को लेकर के जाएंगे। आपने ये एक्सपेरिमेंट किया भी होगा बचपन में, है ना। तो जब स्केल को उन छोटे छोटे कागज़ के टुकड़ों के पास लेकर के जाते हैं
तो ये टुकड़े क्या होते हैं, इस स्केल की तरफ आकर्षित होते हैं और इस पर चिपक जाते हैं। इसी तरह से कंघी के साथ भी ये प्रैक्टिकल हो सकता है कि भाई कंघी को जब आप अपने बालों में ऐसे रगड़ेंगे या अपने बालों में कंघी करेंगे तो उसके बाद फिर उसको कागज के टुकड़ों के पास लेकर के जाएंगे तो क्या होंगे, कागज के टुकड़े जो कि हल्के हैं इस वस्तु से, इस कंघे से, ठीक है, इस स्केल से, तो ये इसकी तरफ आकर्षित होंगे और इस पर चिपक जाएंगे। ऐसे ही और एग्जाम्पल भी आप ले सकते हैं कि जैसे आप सर्दियों में अपने बालों में कंघी करते हैं तो जब आप कंघी को ऐसे दूर लेके जाते हैं बालों से तो आपके बाल भी उसकी तरफ ऐसे ही खड़े हो जाते हैं, है ना। देखा होगा आप सभी ने ये एग्जाम्पल, आई होप इससे आप कनेक्ट कर पा रहे होंगे इस एग्जाम्पल से। तो यही होता है स्थिर विद्युत आवेश, ठीक है। ये उदाहरण आप लिख सकते हैं, अगर आप उदाहरण देना चाहें इस परिभाषा के या इस मतलब के साथ साथ उदाहरण बताना चाहें तो इन दोनों उदाहरण को आप शामिल कर सकते हैं। बात करें दोस्तों यह एक कैसी राशि होती है विद्युत आवेश, तो ये अदिश राशि होती है और इसका एसआई मात्रक क्या होता है, स्थिर विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, तो कूलाम्ब होता है, ठीक है। ये एक यूनिट होती है जिसमें इसको मापा जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, कूलाम्ब कहते हैं। एसआई मात्रक क्या होता है विद्युत आवेश का, कूलाम्ब होता है। इतना आपने समझा बहुत अच्छे से, ठीक है। यहाँ से प्रश्न कैसे कैसे बनेगा, सबसे पहला तो यही है, पहला प्रश्न तो यही बन जाता है कि स्थिर विद्युत आवेश क्या होता है। दूसरा ये होता है, तो ये प्रश्न बन सकता है कि विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, तो आपने देख लिया कूलाम्ब है। ये एक कैसी राशि है, तो ये अदिश राशि है, ठीक है, जिसकी कोई निश्चित दिशा ना हो। इतना आपको बहुत बढ़िया तरीके से मैं समझा चुकी हूँ। अब आगे बढ़ते हैं और आगे हम लोग जानेंगे दोस्तों यहाँ पर आवेश के प्रकार कितने होते हैं, ठीक है। आवेश के कितने प्रकार होते हैं, तो दोस्तों आवेश के दो प्रकार होते हैं, यानी चार्ज कितने तरह का होता है, टाइप ऑफ चार्जेस कितने होते हैं, तो दो होते हैं, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, यानी धनात्मक आवेश या धनावेश या धनात्मक आवेश, बात एक ही है। कभी यहाँ धनावेश की जगह आप धनात्मक आवेश लिखा देखें और परेशान हो जाए कि ये तो गलत बता दिया, ठीक है, ऐसे नहीं है। तो इसका मतलब क्या होता है, धनात्मक आवेश ही होता है। दूसरा क्या है, ऋण आवेश यानी ऋणात्मक आवेश, नेगेटिव चार्ज। अब दोस्तों हम अगर बात करें कि किसी एक तत्व के अंदर क्या क्या होता है, उसके अंदर प्रोटॉन पाए जाते हैं, न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। सबसे बीच में यहाँ क्या होता है, इसका न्यूक्लियस होता है, नाभिक होता है, और इस नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। प्रोटॉन का चार्ज कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, और न्यूट्रॉन पर कोई भी चार्ज या कोई भी आवेश यहाँ पर नहीं पाया जाता। प्रोटॉन का चार्ज कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। और दोस्तों यहाँ बीच में तो हमने देख लिया कि भाई न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पाए जाएंगे, एक दूसरे से बहुत ज़्यादा सटे हुए होंगे, ठीक है। और जो ये बाहर की यहाँ पर आप देख रहे हैं, इसकी सबसे बाहरी संरचना में यहाँ इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं मुक्त अवस्था में, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन पर कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है, ऋणावेश होता है, और इस पर प्रोटॉन पर धनावेश होता है यानी पॉजिटिव चार्ज होता है। ये आपने समझ लिया किस पर कैसा चार्ज होगा, ठीक है। अगर दोस्तों इलेक्ट्रॉन की बात करें, इलेक्ट्रॉन पर क्या चार्ज होगा, तो ये 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम्ब इसका ये चार्ज होता है। कभी कभार आपसे पूछ लिया जाता है, तो ये ध्यान रखेंगे, ये संख्या क्या होती है इलेक्ट्रॉन की, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम्ब। क्लियर। अब दोस्तों जो धनावेश ऋणावेश मैंने आपको बताया दो प्रकार होते हैं, ये इनका मतलब क्या है, धनावेश कब होगा, ठीक है, धनात्मक आवेश कब होगा, ऋणात्मक आवेश कब होगा, कैसे समझेंगे। तो जो मैंने यहाँ ये प्रक्रिया बताई आपको, कौन क्या क्या होते हैं एटम के अंदर, अब इसी से हम रिलेट करते हुए आगे बढ़ेंगे और धनावेश के बारे में जानेंगे। दोस्तों किसी पिंड या किसी कण पर पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की अगर कमी होने लगे, जो इलेक्ट्रॉन है अगर इनकी कमी होने लगे तो उसको क्या कहेंगे, धनावेश, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज आएगा। जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन की कमी होगी उस पर कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और अगर दोस्तों इन इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है किसी पदार्थ पर, तो उस पर कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। बिल्कुल। अगर इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, माइनस चार्ज वाले किसी इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है, माइनस चार्ज है जिस पर, तो कैसा चार्ज आ जाएगा, उस पर धनावेश हो जाएगा, वो धनावेश हो जाएगा। क्योंकि जब नेगेटिव कम हो रहा है तो उसका मतलब वहाँ पॉजिटिव बढ़ रहे हैं ना,
यानी पॉजिटिव की संख्या तो फिक्स रहती है वैसे, लेकिन जब नेगेटिव की कम होती रहती है तो अपने आप ही उसके कंपैरिजन में वो ज़्यादा हो जाती है। तो फिर कैसा चार्ज होगा? धनावेश होगा, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा अगर इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन बढ़ जाते हैं तो उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। अब क्लियर है? ठीक है, ये आपसे पूछा गया था, देखिए यहाँ लिखा हुआ है 2017 में आपसे पूछा गया प्रश्न है ऋणावेश क्या होता है। तो आप इसको एक्सप्लेन कर पाएंगे। दो तरह के चार्ज होते हैं, दो तरह के आवेश होते हैं, ऋणावेश, धनावेश। धनावेश कब आता है? जब इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती है। ऋणावेश कब आता है? जब इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाती है। बहुत बढ़िया। अब यहाँ पर दोस्तों हम जानेंगे विद्युत आवेश के कौन कौन से गुण होते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज क्या है। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, विद्युत आवेश के कौन कौन से गुण होते हैं। सबसे पहला क्या है दोस्तों? सजातीय आवेशों के बीच प्रतिकर्षण बल तथा विजातीय आवेशों के बीच आकर्षण बल कार्य करता है। ये दोस्तों पहले मैं आपको एक इमेज की हेल्प से समझाने की कोशिश करूंगी ताकि आप इसको समझ पाइए। सजातीय क्या है, विजातीय क्या है, प्रतिकर्षण क्या है, आकर्षण क्या है, ये इन टर्म्स से आप परिचित हो जाएंगे। सबसे पहले चलते हैं इस एग्जाम्पल पर। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ आप देख पा रहे हैं ये तीन बॉक्सेस आपको दिखाए गए हैं, जिनमें यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज का ये एक आप कह सकते हैं एलिमेंट है, और इधर भी ये एक पॉजिटिव चार्ज का एलिमेंट है। यानी दोनों पर कैसा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, दोनों पर सेम चार्ज है, तो इसका मतलब हम इन्हें क्या कह सकते हैं कि सजातीय है, एक जाति के है, क्योंकि दोनों पर ही पॉजिटिव चार्ज है। आप देख पा रहे हैं एक एरो की हेल्प से इसमें डिनोट किया गया है कि जो पॉजिटिव चार्ज वाले होते हैं वो आपस में एक दूसरे को विकर्षित करते हैं या प्रतिकर्षित करते हैं, एक दूसरे को दूर भेजते हैं, पास आने के बजाय एक दूसरे को दूर भेजते हैं। जब दोनों पर सेम चार्ज होता है यानी सजातीय आवेश होता है तो एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रतिकर्षित करते हैं। लेकिन जब आप दूसरी इमेज में यहाँ देखेंगे तो एक तरफ क्या है? पॉजिटिव चार्ज है और दूसरे पे क्या है? नेगेटिव चार्ज है। तो आप देख रहे हैं इस एरो से डिनोट किया गया है कि एक दूसरे की तरफ आकर्षित हो रहे हैं, एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो आपने यहाँ क्या जाना कि जो विजातीय आवेश होते हैं, यानी आप कह सकते हैं अलग अलग जाति के असमान प्रकृति के आवेश होते हैं, वो क्या करते हैं? एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ठीक है, यहाँ क्या किया? यहाँ किया प्रतिकर्षित। यहाँ क्या किया? प्रतिकर्षित, क्योंकि यहाँ पर सेम चार्ज है। ठीक है, यहाँ क्या किया? आकर्षित किया। आकर्षित क्यों किया? क्योंकि अलग अलग चार्ज है दोनों पर। फिर जो तीसरी इमेज आप देख पा रहे हैं, इस पर यहाँ देखेंगे आप नेगेटिव चार्ज है और दूसरे वाले पे भी नेगेटिव चार्ज है। तो आप यहाँ भी क्या चीज़ समझ पा रहे हैं कि यहाँ भी प्रतिकर्षण ही बल लग रहा है, यानी एक दूसरे को ये क्या कर रहे हैं? दूसरी तरफ धकेल रहे हैं। तो यहाँ भी आपने समझा कि कोई भी चार्ज हो अगर वो सेम है, ठीक है, क्या कहते हैं उसको, एक जाति का है, ठीक है, समजातीय है, तो वो प्रतिकर्षण वहाँ पर बल लगेगा। लेकिन अगर वो असमान प्रकृति की है तो वहाँ पर आकर्षण का बल लगेगा। ये आपको क्लियर हो गया बहुत अच्छे से। यही चीज़ दोस्तों आपको यहाँ प्रॉपर्टीज में देखने को मिलेगी, यही तो बताया गया है, कुछ अलग थोड़े ही ना आ गया यहाँ पर। तो देखिए अब समझ आएगा आपको ये पहले वाला क्या प्रॉपर्टी थी इसकी। इसमें क्या बताया गया? वही जो हमने यहाँ इस इमेज में सीखा कि सजातीय आवेशों के बीच कैसा बल लगेगा? प्रतिकर्षण का। ठीक है, जिस पर सेम चार्ज होगा उस पर कैसा बल लगेगा? प्रतिकर्षण का बल लगेगा, चाहे वो माइनस हो या प्लस हो। उसी के साथ अगर विजातीय आवेशों के बीच कैसा बल लगेगा? वहाँ आकर्षण का बल लगेगा। ठीक है, अगर पॉजिटिव नेगेटिव है तो कैसा बल लगेगा? आकर्षण का बल लगेगा। तो समझ में आ गई पहली प्रॉपर्टी बहुत अच्छे से, पहला गुण समझ में आ गया है आपको, लिख पाएंगे। दूसरा क्या है? किसी वस्तु को घर्षण या प्रेरण अथवा चालन द्वारा आवेशित किया जा सकता है। सबसे शुरुआत में हमने जाना था कि जब हम दो वस्तुओं को आपस में घर्षण करते हैं, ठीक है, आपस में उनको रगड़ते हैं तो उन पर चार्ज आ जाता है, वही बात यहाँ लिखी है। तो दूसरा गुण है वो भी हमें क्लियर हो गया। तीसरा क्या है कि आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जाता है, यानी वो पहले से होता है उसमें। ठीक है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन उसमें पहले से होता है। ये ऐसा नहीं है कि कहीं से
तभी आते हैं, लेकिन ये ट्रांसफ़र होते हैं, स्थानांतरित होते हैं, जिस वजह से वो हमें उसका इफेक्ट दिखाई देने लगता है। ठीक है, स्थानांतरण का मतलब होता है ट्रांसफ़र होना। तो जब हम उसे आपस में एक दूसरे में रगड़ते हैं तो वो स्थानांतरित हो जाते हैं दूसरे में, जिस वजह से आकर्षण और प्रतिकर्षण का बल लगता है। तो इसका मतलब तीसरी प्रॉपर्टी आपको समझ में आई कि इनको ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, ना ही इनको नष्ट किया जा सकता है। तीनों गुण आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गए। तो अब हम आगे बढ़ेंगे दोस्तों। हमारा ये सिलेबस ये समझकर चलिए आप मुश्किल से 2 क्लास में और ख़त्म हो जाएगा आपका साइंस का सिलेबस भी। ठीक है, तो ये धन आवेश ऋण आवेश वही बात बताई गई है जो मैंने ऊपर आपको कंफर्म कर दी है। दोस्तों यहाँ पर एक और आप लोग देख पा रहे हैं, जिस तरीके से मैंने इस एग्जाम्पल को आपको समझाया था कि सेम चार्ज वाले एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और डिफरेंट चार्ज वाले आकर्षित करते हैं, वही यहाँ आपको दिखाया गया है कि भाई ये दोनों कैसी कांच की छड़ें हैं, तो ये एक दूसरे को आकर्षित नहीं करेंगे क्योंकि दोनों पर पॉजिटिव चार्ज है ना, वही बात है यहाँ पर। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि 2 कांच की छड़ आपस में कैसा बल लगाएगी, प्रतिकर्षण का आकर्षण का, तो आपने देख लिया भाई सेम है, तो सेम कैसा बल लगाएगी, प्रतिकर्षण का। अगर पूछ ली जाए 2 एबोनाइट की छड़ है, तो भाई कहीं की भी हो अगर सेम है, सेम चार्ज है उन पर, तो वे प्रतिकर्षण ही करेगी, एक दूसरे को दूर दूर ही भेजेगी। यहाँ भी देखिए आप, इस एरो से डिनोट किया गया है, एक दूसरे को दूर दूर ये क्या कर रही है, दूर फेंक रही है एक दूसरे को। ठीक है, तो तीसरे वाले में आप लोग देखेंगे तो तीसरा जो यहाँ पर ये एग्जाम्पल है, इसमें आपको अलग देखने को मिलेगा। अलग क्या, एक तो कांच की छड़ है पॉजिटिव चार्ज वाली, एक एबोनाइट की छड़ है जिस पर कि नेगेटिव चार्ज है। तो आप देख रहे हैं कि एक दूसरे को क्या कर रही है, आकर्षित कर रही है, आपस में एक दूसरे की तरफ खींच रही है। तो ये वही एग्जाम्पल था, लेकिन बस इसमें यहाँ छड़ का एग्जाम्पल दे दिया गया था। तो वही बात है, आपसे अगर उदाहरण में इस तरीके से पूछ ले तो आप फंसेंगे नहीं एग्जामिनर के क्वेश्चंस में। आगे बढ़ते हैं, कुछ एग्जाम्पल मैं आपको दूंगी, इन एग्जाम्पल से क्वेश्चन बन जाता है ना। तो ये एग्जाम्पल आप ध्यान से समझेंगे। एग्जाम्पल फर्स्ट है कि कांच की छड़ को जब हम रेशम के कपड़े पर रगड़ते हैं तो वे उसमें कैसा आवेश आ जाता है, धनात्मक आवेश यानी पॉजिटिव चार्ज उसमें आ जाता है। ठीक है, अब इस एग्जाम्पल को हम प्रैक्टिकली देख पाएंगे इस इमेज की हेल्प से कि जब हम कांच की रोड को, ग्लास रोड को एक रेशम के कपड़े के साथ, सिल्क क्लॉथ के साथ रगड़ेंगे तो इस रोड में कैसा आवेश आ जाएगा, इस छड़ में कैसा आवेश आ जाएगा, तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, जो कि यहाँ आप देख भी पा रहे हैं। ठीक है, तो यही उस एग्जाम्पल में बताया गया है। प्रश्न कैसे बनेंगे यहाँ से आपको बताऊँ, तो आपसे पूछा जाएगा कि अगर हम एक कांच की छड़ को एक रेशम के कपड़े पर रगड़े तो कांच की छड़ कैसी हो जाएगी, धन आवेशित, ऋण आवेशित, या दोनों तरह के चार्ज उस पर आ जाएंगे या फिर कोई नहीं। तो आप क्या चुनेंगे कि धनावेशित हो जाएगी। ठीक है, कैसी हो जाएगी, धनावेशित हो जाएगी, पॉजिटिव चार्ज उस पर आ जाएगा। तो ये पहला एग्जाम्पल है, क्लियर हो गया आपको बहुत अच्छे से। चलिए दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे। दूसरा एग्जाम्पल आपके सामने है, यहाँ बताया गया है एबोनाइट की छड़ को, एबोनाइट को अंबर भी कहते हैं, तो कुछ भी मिले आप समझ लेना। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना बस। तो एबोनाइट की छड़ को, ये भी एक छड़ होती है जिस तरीके से कांच की छड़ है, इसको अगर हम ऊनी कपड़े पे रगड़े, ऊनी कपड़े की जगह पर आपको यहाँ किसी भी पशु के, बिल्ली के बाल या कुत्ते के बालों पर रगड़े, ऐसे भी देखने को मिल जाएगा। तो आप समझ लेना कि ऊनी कपड़े वाला ही एग्जाम्पल है। ठीक है, भले ही कैसे तोड़ मोड़ के वो पूछ ले, यहाँ पर ऊनी कपड़े की जगह कुछ और इस्तेमाल कर दे, तो आप समझ जाइएगा कि यही वाला एग्जाम्पल है अगर एबोनाइट की छड़ का उसने पूछा है तो क्या कहा है, एबोनाइट की छड़ को अगर हम ऊनी कपड़े पर रगड़ेंगे तो उस पर क्या आ जाएगा, ऋणात्मक आवेश आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। क्लियर, यहाँ देखते हैं। अब इस वाले एग्जाम्पल को भी देखेंगे। ये रहा एनिमल फर या कह लीजिए ऊनी कपड़ा, और ये क्या है, एबोनाइट की छड़ है। ठीक है, इसको जब हम इस पर ऐसे ऐसे रब कर रहे हैं, ऐसे ऐसे रब कर रहे हैं, रगड़ रहे हैं, तो जो ये आप रोड देख रहे हैं एबोनाइट की, इस पर कैसा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, नेगेटिव चार्ज इस रोड पर आ जाएगा। ये था आपका दूसरा उदाहरण। आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। क्या ये एग्जाम्पल थे, नहीं तो आपको कितना ही समय लग जाता है और ये एग्जाम्पल ही समझ नहीं आते कि भाई लिखा क्या है इसमें। तो आई होप अब बहुत अच्छे से आपको समझ में ये आ गया होगा। जो ये तीसरा बिंदु है, ये पूरा निचोड़ लिखा गया है कि भाई वही जो हमने ऊपर जाना था कि समान आवेश वाले कैसे करते हैं, प्रतिकर्षित या प्रतिकर्षण का बल लगाते हैं, और विपरीत आवेश वाले एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। वही बात लिखी गई है।
अब चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, इस टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। यहाँ आपसे पूछा गया है कि सुचालक और कुचालक क्या होते हैं, अर्धचालक क्या होते हैं। यहाँ से आपका प्रश्न बन जाता है, ठीक है। 2 नंबर में, 1 नंबर में यहाँ से बहुत जल्दी प्रश्न बनता है कि सुचालक किसे कहते हैं, कुचालक किसे कहते हैं, अर्धचालक किसे कहते हैं। तो देखिए BTC 2018 में ये पूछा भी गया है, तो आप थोड़ा सा ध्यान से सुनेंगे तो आपका नंबर नहीं, बिल्कुल भी नहीं कटेगा। और बहुत आसान भाषा में लिखा गया है। पहला हम जानेंगे सुचालक किसे कहते हैं, ठीक है। सुचालक किसे कहते हैं, तो दोस्तों ऐसे पदार्थ जिनमें विद्युत आवेश आसानी से प्रवाह कर जाए, आसानी से ट्रांसफर हो जाए, बहुत आसानी से प्रवाह हो जाए, ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, सुचालक कहेंगे, ठीक है। विद्युत का अच्छा सुचालक कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल चांदी, तांबा, एल्यूमिनियम, लोहा, ये सभी क्या है, विद्युत के सुचालक है। और मैंने कल की क्लास में आपको बताया था चांदी सबसे अच्छा सुचालक होती है विद्युत का, लेकिन ये बहुत महंगा होता है, इस वजह से हर एक जगह इसके तार नहीं बनाए जाते, बल्कि एल्यूमिनियम के बनाए जाते हैं, क्योंकि एल्यूमिनियम ऐसा तत्व है जो सबसे ज़्यादा मात्रा में उपस्थित है, ठीक है। तो ये था हमारा सुचालक वाला एक छोटा सा टॉपिक जो हमने बहुत अच्छे से जान लिया। सुचालक किसे कहेंगे, ऐसे पदार्थ जिनमें विद्युत आवेश आसानी से प्रवाहित हो जाए उन्हें सुचालक कहेंगे। उदाहरण देख लिया आपने, चांदी, तांबा, एल्युमिनियम, लोहा आदि। एग्जाम्पल जरूर लिख दें आप। उसके बाद दूसरा है कुचालक किसे कहते हैं। कुचालक किसे कहते हैं, तो दोस्तों इसका उल्टा हो जाएगा, ठीक है। सुचालक का उल्टा हो जाएगा ऐसे पदार्थ जिनमें विद्युत आवेश आसानी से प्रवाह ना कर पाए या एक सिरे से दूसरे सिरे में प्रवाह नहीं कर पाए, उसको क्या कहेंगे दोस्तों, कुचालक कहेंगे, ठीक है। जैसे दोस्तों प्लास्टिक हो गया, प्लास्टिक में क्या बिजली आती है या उसमें इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफ़र होती है, नहीं होती। रबड़, लकड़ी, ठीक है, ये सभी कैसे उदाहरण हैं, विद्युत के कुचालक के उदाहरण हैं। ये आपको बहुत अच्छे से अब पता चल गया। इसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे अर्धचालक की। अर्धचालक क्या होता है, अर्धचालक का मतलब ये है जिसमें सुचालक और कुचालक दोनों के गुण पाए जाए, उनको हम क्या कहेंगे, अर्धचालक कहेंगे। जिसमें सुचालक और कुचालक दोनों के गुण पाए जाए उनको हम क्या कहेंगे, अर्धचालक कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये क्या है, ये कैसी धातुएं हैं, ये अर्धचालक धातुएं हैं। इनमें बिजली ट्रांसफ़र मतलब पूरी तरीके से तो नहीं हो पाती, लेकिन हाँ हो जाती है। ऐसा नहीं कि भाई जैसे प्लास्टिक, रबड़ है जिनमें बिल्कुल भी नहीं हो पाती, तो ऐसा नहीं है। ये इसमें दोनों के गुण पाए जाते हैं। एग्जाम्पल आपने देख लिया सिलिकॉन और जर्मेनियम। अब दोस्तों अगले टॉपिक पर हम बढ़ेंगे। बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। और आप दोस्तों यहाँ से भी 3 डॉट्स है जिनके बारे में मैंने आपको पहले बताया था। यहाँ से वीडियो की क्वालिटी को इम्प्रूव करके आपको बिल्कुल क्लीन दिखेगा ये, ठीक है। तो यहाँ से उसको क्वालिटी को भी इम्प्रूव कर सकते हैं, आवाज़ को भी अपने हिसाब से तेज़ या कम कर सकते हैं। तेज़ या कम इन द सेंस कि स्पीड को, मेरे बोलने की प्लेबैक स्पीड जो है उसको आप तेज़ या कम भी कर सकते हैं अपने हिसाब से, जैसे आपको उसको करना है। तो एक और यहाँ से महत्वपूर्ण प्रश्न बना हुआ है दोस्तों आपके प्रीवियस ईयर पेपर में कि धातुएं विद्युत चालक या सुचालक क्यों होती है, ऐसा क्या रीज़न है ना। तो दोस्तों इसकी चालकता जो है वो किस पर निर्भर करेगी, किस सिद्धांत पर निर्भर करेगी, क्यों वो अच्छा सुचालक होगी, उसकी बात कर लेते हैं। दोस्तों विद्युत चालक के इलेक्ट्रॉन सिद्धांत के अनुसार ही जो धातुएं होती है, धातुओं के परमाणु में कुछ इलेक्ट्रॉन अलग हो जाते हैं तथा परमाणुओं के बीच अनियमित प्रकार से वो इधर उधर गति करते रहते हैं, यानी मुक्त रूप से घूमते रहते हैं। और मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण ही क्या होता है, जो इलेक्ट्रिसिटी है वो ट्रांसफ़र हो पाती है। क्या प्रोटॉन भी ऐसे ट्रांसफ़र हो जाते हैं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो बहुत भारी होते हैं और आपस में सटे हुए रहते हैं। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन है वो हल्के होते हैं और ये ऐसे ही मुक्त अवस्था में घूमते रहते हैं किसी भी तत्व के अंदर। तो इसने क्या कहना चाह रहा है, ये मोटा मोटी हम समझे तो इसने ये बताया कि जो विद्युत की सुचालकता है वो निर्भर करती है इलेक्ट्रॉन पर, ठीक, इलेक्ट्रॉन पर निर्भर करती है, इलेक्ट्रॉन सिद्धांत पर निर्भर करती है, क्योंकि वे अनियमित तौर पर या मुक्त अवस्था में घूमते रहते हैं और उन्हीं के कारण बिजली क्या हो पाती है, ट्रांसफ़र हो पाती है, या बिजली के ये अच्छे सुचालक बनते हैं। बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ गया आपको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और आगे हम जानेंगे दोस्तों कौन कौन से आप कह सकते हैं कि विद्युत ऊर्जा के कौन कौन से स्रोत होते हैं। शायद वही टॉपिक आपका आने वाला है यहाँ पर आपका,
हाँ, वही टॉपिक आने वाला है। यहाँ आपसे पूछा गया है दोस्तों, शेल के कुछ प्रकार पूछे गए हैं। मुझे लगता है यहाँ कोई एक पेज मिसिंग है, तो बिल्कुल साथियों ये टॉपिक मिस हो रहा था उस पीडीएफ में, मैंने ऐड कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ से हम शुरू करेंगे अब आगे। इसके बाद दोस्तों हम जानने वाले हैं विद्युत धारा के बारे में। ठीक है, विद्युत धारा क्या होती है, बिल्कुल बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ से आपका पूछा जाता है, विद्युत धारा किसे कहते हैं। तो किसी चालक में, या चालक का मतलब होता है कंडक्टर, ठीक है, जिसमें बिजली आप कह सकते हैं कि जिसमें बिजली ट्रांसफ़र हो या जिसमें बिजली का प्रवाह हो सके। तो किसी चालक में आवेश प्रवाह की जो दर होती है उस दर को क्या कहेंगे, हम विद्युत धारा कहेंगे। ठीक है, किसी चालक में आवेश यानी चार्ज की प्रवाह का, या जो उसमें फ्लो हो रहा है, इलेक्ट्रिक फ्लो की जो रेट है उसको हम क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहेंगे। क्लियर, उसको क्या कहते हैं, हम विद्युत धारा कहेंगे। क्लियर है इतना आप सभी को क्या कहा गया है इसमें। तो एक बार फिर से देखेंगे, किसी चालक में आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, यानी इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। विद्युत धारा की माप चालक में प्रति सेकंड प्रवाहित आवेश की मात्रा से की जाती है। यानी विद्युत धारा की माप कैसे करें, विद्युत धारा को कैसे मापें, तो यहाँ देखिए इस आप फॉर्मूले में कि जो चालक होता है उसका आवेश बटे लगने वाला समय। ठीक है, समय को किस में मापते हैं, सेकंड में। समय की एसआई यूनिट क्या होती है, सेकंड होती है। आवेश की क्या होती है, कूलाम होती है, जो कि हमने पहले ही जाना था। क्लियर। और विद्युत धारा की क्या होगी, अगर विद्युत धारा की एसआई यूनिट पूछ ली जाए तो आप बताएंगे एम्पियर होती है। और विद्युत धारा को कैसे मापते हैं, तो आवेश बटे समय। आवेश को मापेंगे कूलाम में, समय को किस में, समय की एसआई यूनिट सेकंड होती है। तो वही यहाँ लिखा है कि विद्युत धारा की माप चालक के प्रति सेकंड प्रवाहित आवेश की मात्रा से ही पता की जा सकती है, विद्युत धारा की माप। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट कितना फ्लो हो रहा है उसमें, इसका पता हमें जब हम आवेश बटे समय रखें तो उससे हमें पता चल जाता है कि विद्युत धारा क्या है, इलेक्ट्रिक करंट कितना फ्लो हो रहा है। और विद्युत धारा का एसआई यूनिट क्या होती है, एम्पियर होती है। ये बहुत अच्छे से आप लोग ध्यान रखेंगे। आवेश और विद्युत धारा की जो एसआई यूनिट होती है, इनमें आप कंफ्यूज नहीं होंगे। कभी कूलाम की जगह एम्पियर लगा के आए और एम्पियर की जगह कूलाम लगा करके आए। ठीक है, तो ऐसे नहीं करना है, ये बहुत अच्छे से आपको ध्यान रखनी है। अब यहाँ पर दोस्तों कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है जो हमने अभी तक जाने, और कुछ और है इनसे एक्स्ट्रा भी जो जानने ज़रूरी है। पहला है विद्युत धारा का एसआई मात्रक, एसआई यूनिट क्या है। तो अभी मैंने आपको बताया क्या होती है, एम्पियर होती है। बीटीसी 2019 में ही पूछा गया ये प्रश्न है। इसी के साथ विद्युत धारा को मापने का उपकरण क्या कहलाता है, जो विद्युत धारा को मापता है उसको दोस्तों हम अमीटर कहते हैं। ठीक है, अमीटर कहते हैं विद्युत धारा को मापने वाले उपकरण को। आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है, अभी बात की थी। विद्युत धारा क्या है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह है, ये भी हमने बात कर ली। तो ये प्रमुख बातें हैं, इनमें से आप कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। क्लियर। अगर विद्युत धारा लिख करके आप अपने जब नोट्स बनाएंगे तो क्या लिखेंगे, विद्युत धारा क्या है, किसी चालक में आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। फिर लिखेंगे आप इसका फॉर्मूला, फिर लिखेंगे कि इसका एसआई यूनिट क्या है, फिर इसको मापने वाला यंत्र क्या है। ठीक है, आवेश का एसआई यूनिट क्या है, और विद्युत धारा किसे कहते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन का प्रवाह, ऐसे भी हम इसको बोल सकते हैं। तो ये छोड़ने वाली चीज़ें इसमें से कुछ भी नहीं है। आगे बढ़ेंगे तो कुछ एमसीक्यूज है जो कि मैंने आपको अभी आज पढ़ाया, उसी में से क्वेश्चंस बनाए गए हैं, तो आप इनका आंसर करने की कोशिश करिएगा। ठीक है, मैं अभी इसका आंसर बिल्कुल नहीं बताऊंगी, क्योंकि अगर आपने चीज़ें ध्यान से सुनी है तो बहुत आसानी से आप इनका आंसर कर पाएंगे। ठीक है, बाकी कमेंट बॉक्स में अगर गलत होता है तो मैं उसको ज़रूर देखूंगी। पहला प्रश्न क्या है, एबोनाइट की छड़ को जब हम रेशम के कपड़े पर रगड़ेंगे तो छड़ कैसी हो जाएगी, धन आवेशित, ऋण आवेशित, या दोनों, या आवेश, कोई आवेश नहीं। तो देखते हैं क्या आंसर आप कर पाएंगे, कितना आपको एग्जाम्पल समझ में आया था और उस एग्जाम्पल से कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, तो ये आपको यहाँ से अंदाज़ा बहुत अच्छे से अब लग गया होगा। दूसरा क्या है, कंघे को सूखे बालों पर रगड़ने पर वह कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा, आकर्षित करेगा, या दोनों करेगा, या इनमें से कोई नहीं। तो देखते हैं आप क्या जवाब देंगे। आवेश कितने प्रकार के होते हैं ये आपको बताना है, 3 प्रकार के, 2 प्रकार के, 4 के, कितने के होते हैं,
एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है ये भी मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो इन चारों में से कौन सा सही है वो आपको बताना है। एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है। अब इसके बाद दोस्तों हमने विद्युत धारा के बारे में जान लिया, तो अब ज़रूरत पड़ती है विद्युत धारा के प्रकार जानने की। तो विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट के कौन कौन से टाइप्स होते हैं, तो दोस्तों इसके भी 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? डायरेक्ट करंट और दूसरा क्या होता है दोस्तों? अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, 2 प्रकार के होते हैं, दिष्ट धारा और दूसरे के बारे में अभी जानेंगे, जिसको हम दूसरा जो नाम देते हैं दिष्ट धारा के अलावा जो दूसरा नाम है उसकी अगर बात करें उसको हम कहते हैं प्रत्यावर्ती धारा। तो डायरेक्ट करंट यानी दिष्ट धारा के बारे में जानते हैं। ये क्या होता है? वह धारा जिसकी दिशा और परिमाण दोनों समय के साथ अपरिवर्तित रहे, यानी उनमें कोई बदलाव ना हो, कोई चेंज ना हो, उसे हम क्या कहते हैं? दिष्ट धारा कहते हैं। इसने क्या कहा दोस्तों? इसका कहने का मतलब है ऐसी धारा या वह धारा जिसकी दिशा में, परिमाण में कोई बदलाव ना हो समय के साथ, उसको हम क्या कहेंगे? दिष्ट धारा कहेंगे। जैसे अगर हम इसका थोड़ा सा डायग्राम बनाना चाहे तो ये इस तरीके से बनेगा। यहाँ समय होगा, यहाँ धारा होगा। ठीक है, धारा का प्रवाह तो समय के साथ साथ वो सेम रहेगी, कोई बदलाव नहीं होंगे, अपरिवर्तित नहीं होगी, उसे हम दिष्ट धारा कहेंगे। इसके उदाहरण क्या क्या आ जाते हैं इसमें? सेल, बैटरी, डायनेमो को हम जनरेटर के नाम से भी जानते हैं, टॉर्च और ट्रांजिस्टर, कैलकुलेटर। आपसे इन एग्जाम्पल से प्रश्न बन जाता है तो आप ध्यान रखेंगे कि कैलकुलेटर में कौन सी धारा है? दिष्ट धारा है। टॉर्च में कौन सी धारा है? दिष्ट धारा यानी डायरेक्ट करंट है। डायनेमो में, बैटरी में, ट्रांजिस्टर में, इन सभी में कौन सी धारा है? दिष्ट धारा है। बहुत बढ़िया तरीके से आपको समझ में आ गया। ठीक है, डायरेक्ट करंट, दिष्ट धारा, जो कि समय के साथ अपरिवर्तित रहे, उसमें कोई बदलाव ना हो। अब प्रत्यावर्ती धारा की अगर बात करें तो बिल्कुल उसका उल्टा हो जाएगा। अल्टरनेटिंग करंट क्या हो जाएगा? डायरेक्ट करंट का बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा। अपोजिट कैसे? कि ये क्या होगा? समय के साथ साथ परिवर्तित होगा। इतना ही तो हो सकता है, और वही है इसका बिल्कुल सही आपने समझा कि वह विद्युत धारा जिसका परिमाण और दिशा दोनों ही समय के साथ साथ परिवर्तित होते रहे। ठीक है, परिवर्तित होते रहे, उसे हम क्या कहेंगे? प्रत्यावर्ती धारा कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, घरों में जो पंखा होता है, बल्ब होता है, हीटर होता है, फ्रिज, टेलीविज़न, ये सभी किससे चलते हैं? प्रत्यावर्ती धारा से ही चलते हैं। तो ये सभी किसके एग्जाम्पल है? अल्टरनेटिंग करंट के एग्जाम्पल है। इन एग्जाम्पल को आप बहुत अच्छे से एक बार फिर से पढ़ेंगे। पंखा, बल्ब, हीटर, फ्रिज, टेलीविज़न, ये सभी प्रत्यावर्ती धारा यानी अल्टरनेटिंग करंट के उदाहरण हैं। बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आया। और इसमें क्या कहा गया है कि समय के साथ साथ जो धारा है वो क्या करती रहेगी? परिवर्तित होती रहेगी। तो ये बिल्कुल इसका आप कह सकते हैं उदाहरण है, या डायग्राम की फॉर्म में ऐसे हम बना सकते हैं। अब दोस्तों आपसे पूछा जाता है विद्युत धारा के स्रोत कौन कौन से होते हैं। ठीक है, विद्युत ऊर्जा के या विद्युत धारा के स्रोत कौन कौन से हो सकते हैं, तो आप क्या बताएंगे दोस्तों? वैसे तो बहुत सारे स्रोत हैं। ठीक है, विद्युत सेल हो गया, और प्रकाश विद्युत सेल हो गया, डायनेमो हो गया जिसको हम जनरेटर के नाम से जानते हैं, और जल ऊर्जा। ठीक है, जल ऊर्जा जो आपने देखा होगा कि थर्मल पावर्स लगाए जाते हैं ना, तो उससे जल से ऊर्जा बनाई जाती है डैम बना करके, तो वो भी एक स्रोत होता है ऊर्जा का। और पवन ऊर्जा, जो पवन चक्की लगाई जाती है, ये भी एक स्रोत होता है। लेकिन जो मुख्य रूप से जिनके बारे में हमें बात करनी है वो सेल और जनरेटर है, जो जिनके आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। क्लियर? बाकी आप ये भी ध्यान रखेंगे कि जल ऊर्जा और पवन ऊर्जा भी स्रोत होते हैं विद्युत धारा के। अब बात करेंगे सबसे पहले दोस्तों सेल की, विद्युत सेल की। तो विद्युत सेल 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहला है प्राथमिक सेल, दूसरा क्या होगा? द्वितीयक सेल, प्राइमरी और सेकेंडरी सेल। अब प्राइमरी सेल कौन कौन से होते हैं, सेकेंडरी सेल कौन सा होता है, यहाँ से ऐसा छोटा सा प्रश्न आपसे पूछा जाता है। तो इनके बारे में भी जानकारी लेंगे। सबसे पहले तो आपने देख लिया विद्युत धारा के स्रोत कौन कौन से हैं। सेल हो गया, विद्युत सेल हो गया, जनरेटर हो गया, जनरेटर की जगह आप डायनेमो लिख सकते हैं, फिर जल ऊर्जा और पवन ऊर्जा। बहुत बढ़िया तरीके, सौर ऊर्जा भी इसमें आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। अगर आपके दिमाग में ये प्रश्न आ रहा है कि क्या इसमें सौर ऊर्जा भी आ जाएगा, तो बिल्कुल आ जाएगा। ठीक है, तो ये कोई यहाँ पर परेशानी वाली बात नहीं है।
ठीक है, सौर ऊर्जा भी इसमें आ जाएगा, यानी सूर्य से जो बिजली बनती है सौर ऊर्जा से। आप सोलर प्लेट्स आपने लगी हुई देखी होगी, उससे बिजली तो बनती है। बिल्कुल। तो अब बात करेंगे दोस्तों, जो हमने सेल के 2 प्रकार जाने, प्राथमिक और द्वितीयक, उनमें से प्राथमिक सेल के बारे में बात करेंगे। क्या होता है प्राथमिक सेल? इन सेलों द्वारा क्या किया जाता है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित यानी बदला जाता है। किसको? रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। ये इसमें क्या होता है, किसमें होता है? ये प्राथमिक सेल की आप कह सकते हैं विशेषता होती है, जिससे हम पहचान सकते हैं। तो बहुत अच्छे से एक बार और सुनेंगे आप सभी लोग। बहुत आसान सी भाषा में लिखा गया है कि इन सेलों द्वारा रासायनिक ऊर्जा को, प्राथमिक सेलों द्वारा रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है। इसके उदाहरण कौन कौन से हैं, कौन कौन से ऐसे सेल हैं जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं? तो जैसे लोक-लांछे सेल, ठीक है, लेक-लांछे सेल, डेनियल सेल, वोल्टीय सेल और शुष्क सेल, ये 4 प्रकार के होते हैं। लेक-लांछे, डेनियल, वोल्टीय, शुष्क सेल। तो ये बहुत अच्छे से आप लोग इनके नाम ध्यान रखेंगे। एक बार और फिर से, प्राथमिक सेल कौन कौन से आपसे उदाहरण MCQ में पूछ लिए जाते हैं कि इनमें से कौन सा प्राथमिक सेल नहीं है, तो आपको 3 तो प्राथमिक वाले दे देगा और 1 द्वितीयक सेल दे देगा। तो आपको वहाँ पहचानेंगे तब जब आपको इन चारों के नाम पता होंगे, है ना। भले ही आपको सेकंड वाले के नाम पता हो, इसके पता है तो आप फिर भी ऑप्शन में से चुन लेंगे। और ये आपका पूछा गया प्रश्न है प्रीवियस ईयर पेपर में। तो एक बार फिर से, लेक-लांछे सेल, डेनियल सेल, वोल्टीय सेल, शुष्क सेल। अभी इस बात से परेशान बिल्कुल ना हो कि ये शुष्क सेल क्या होता है, भाई डेनियल सेल क्या होता है, हमें तो नहीं पता। कोई बात नहीं है, नहीं पता है, इतना जानने की ज़रूरत भी नहीं है। जितना जानने की ज़रूरत होगी वो मैं बात साथ साथ बताती हुई चलूँगी, ठीक है। तो सबसे पहले लेक-लांछे सेल की हम बात कर लेते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे बिल्कुल कि इस सेल को 1865 में बना करके तैयार किया गया था। उन वैज्ञानिक का नाम क्या था जिन्होंने इसको बना करके तैयार किया? तो उन वैज्ञानिक का नाम क्या था? उनका नाम था जॉर्ज लेक-लांछे, ठीक है, जॉर्ज लेक-लांछे इन वैज्ञानिक का नाम था। इनके नाम पर ही सेल का नाम इन्होंने अपना रख दिया, जिससे कि इनके नाम को भी याद रखा जाए, है ना। तो इन वैज्ञानिक ने निर्माण किया था, आप बिल्कुल आसानी से पहचान लेंगे क्योंकि इनके नाम में भी लेक-लांछे लगा हुआ है ना। और इसके साथ साथ इसकी संरचना कैसी होती है, इससे थोड़ा सा प्रश्न पूछ लिया जाता है। पूरी संरचना नहीं लिखने को देंगे, बस ये पूछ लेते हैं कि इसमें जो छड़ होती है वो किसकी बनी होती है, जस्ते की, तांबे की, है ना, ऐसे पूछ लेते हैं। एल्युमिनियम की बनी होगी, ऐसे प्रश्न इसमें से बनते हैं बीच में से, यानी इसकी जो संरचना होती है ना, इसके बीच में से प्रश्न बन जाते हैं। तो इसके लिए हम पूरी संरचना को जान ले तो कोई दिक्कत तो नहीं है, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एक भी नंबर हम कटने नहीं देंगे। ऐसा जो भी पोर्शन है आपके सिलेबस का जहाँ से प्रश्न बन सकता है और आपके सिलेबस में है, उसको हम बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। तो एक बार थोड़ा सा आप प्रयास करेंगे समझने का तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा, इतनी बड़ी कोई बात नहीं है, ठीक है। तो इसकी संरचना की अगर मैं बात करूँ, इसकी संरचना कैसी होती है, तो चलिए बना करके दिखाते हैं। ये दोस्तों एक चौड़े मुंह वाली एक बोतल होती है, ऐसे एक चौड़े मुंह वाली क्या होती है, एक बोतल होती है शीशे की, ठीक है, कांच की। तो इस बोतल में अमोनियम क्लोराइड भरा हुआ होता है, ठीक है। इस बोतल में क्या होता है, अमोनियम क्लोराइड भरा हुआ होता है और उसमें एक रोड यानी छड़ डूबी होती है, जो कि जस्ते की बनी होती है। किसकी? जस्ते की बनी छड़। तो ये आपको ध्यान रखना है, छड़ किसकी बनी है? जस्ते की। यहाँ से पूछा गया था वो प्रश्न कि जो लेक-लांछे सेल होता है उसमें जो छड़ होती है वो किसकी बनी होती है, तो वो जस्ते की बनी होती है। ये यहाँ पर मुख्य बात थी, क्लियर। अब आगे बढ़ेंगे और क्या क्या होता है। तो छड़ के अलावा इसमें एक बेलनाकार बर्तन भी रखा रहता है, इसके अंदर एक ऐसा बेलनाकार बर्तन भी रखा रहता है और इस बेलनाकार बर्तन में मैग्नीज डाइऑक्साइड भरा होता है, ठीक है, और इसके साथ साथ कार्बन का चूर्ण भी भरा होता है। इसमें कार्बन की छड़ रखी जाती है, जो ये बेलनाकार बर्तन है इसमें कार्बन की छड़ रखी जाती है, ठीक। इसके बाद कार्बन की छड़ जो है वो धन ध्रुव तथा जस्ते की छड़ पर ऋण आवेश होता है, या ये समझ लीजिए आप, जो ये जस्ते की छड़ है इस पर कैसा आवेश होगा? ऋण। और जो कार्बन की छड़ है ये कैसी? पॉजिटिव चार्ज वाली होगी, ठीक है। इसके साथ ही क्या बताया गया है यहाँ पर कि इस सेल का विद्युत वाहक बल होता है 1.4 वोल्ट।
ये ज़रूरी नहीं है। बस आपने इतना समझना है कि इसकी संरचना कैसी कैसी होती है। थोड़ा सा ये जानते हुए चलिए कि भाई एक बोतल लेंगे जिसका हम इसको अपने आप भी बना सकते हैं, है ना। तो एक चौड़े मुंह वाली एक शीशे की बोतल लेकर उसमें एल्युमिनियम क्लोराइड को उसमें भर के और उसके अंदर एक जिंक की हमको छड़ डालनी है। जिंक यानी जस्ते की एक छड़ रखनी है। छड़ का मतलब होता है रोड। और फिर उसके अंदर एक और बेलनाकार बर्तन रखना है। उस बर्तन के अंदर मैग्नीज डाइऑक्साइड और कार्बन का चूर्ण भर देना है। और फिर उसमें एक और छड़ डालनी है, वो कार्बन की होनी चाहिए। और कार्बन की छड़ पर धनावेश होगा और जस्ते की छड़ पर ऋणावेश होगा, जिस वजह से ये सेल बन करके तैयार हो जाता है। और इस सेल को हम नाम देंगे लेक-लांसे सेल। क्लियर? बहुत अच्छे से आगे बढ़े। आगे दोस्तों दूसरा इसमें जो शेल होता है यहाँ पर डेनियल शेल। डेनियल शेल के बारे में बस इतना जानेंगे कि डेनियल शेल का जो आविष्कारक थे वो थे J.E. डेनियल। इनके नाम पर ही इसका नाम रखा गया, जैसे लेक-लांसे शेल का। तो डेनियल शेल किसके नाम पर है? J.E. डेनियल, क्योंकि इन्होंने इसका आविष्कार किया था। अब थोड़ा सा दोस्तों शुष्क शेल के बारे में जानें, क्योंकि यहाँ से BTC 2017 में प्रश्न बना था आपका कि शुष्क शेल किसे कहते हैं, इसकी क्या संरचना है, इस तरह से पूछा जाता है। तो क्या होता है शुष्क शेल? दोस्तों शुष्क शेल जो हमने लेक-लांसे शेल के बारे में पढ़ा उसी का ही संशोधित रूप है, ठीक है। उसी में थोड़ा सा संशोधन यानी बदलाव कर दिया गया और उसको ही हम शुष्क शेल कहने लगे। और शुष्क शेल दोस्तों वो शेल होता है जो कि हम अपने डेली लाइफ में भी यूज़ करते हैं। लेक-लांसे शेल का हम यूज़ नहीं करते अब, वो तो पहले पुराने ज़माने की बात हो गई। लेकिन जो शुष्क शेल है ये वर्तमान में प्रयोग किया जाता है। आपने देखा होगा वे टॉर्च आती है ना, जो टॉर्च आती है वे बड़ी बड़ी, ठीक है, उनके अंदर ऐसे मोटे मोटे सेल सीलो निप्पो के आपने देखे होंगे वे सेल, है ना। तो इतने मोटे मोटे वो सेल होते हैं ना, वे वाले कैसे सेल होते हैं? वे शुष्क शेल ही होते हैं उसमें, ठीक है। तो बिल्कुल आपने ज़रूर देखे होंगे। तो शुष्क शेल का प्रयोग हम अपने दैनिक जीवन में विशेष रूप से करते हैं और यह लेक-लांसे शेल का क्या है? संशोधित रूप है। इनकी संरचना कैसी होगी? तो इनकी संरचना तो आपने देखी भी होगी, जब वो खराब हो जाते थे कभी आपने उनको तोड़कर उनके अंदर भरा हुआ जो भी मटेरियल होता है उसको निकाल करके देखा है? आपने नहीं देखा तो कोई बात नहीं, लेकिन मैंने ज़रूर ये एक्सपेरिमेंट किया है। उसको तोड़ करके उसके अंदर जो भी होता है मैंने वो सब चीज़ें देखी हुई है, ठीक है। तो जिसने देखी है उसको समझने में बहुत आसानी होगी कि कैसा होता है। तो यहाँ पर मैं चाहती तो उसकी इमेज लगा सकती थी, लेकिन कोई बात नहीं, आपने ज़रूर देखा ही होगा। इस तरह से होता है जैसा मैंने यहाँ बनाया हुआ है, ठीक है, ऐसा। तो चलिए देखते हैं कैसी इसकी संरचना होगी। शुष्क शेल रंगीन मोटे कागज की बेलनाकार आकृति होती है, ठीक है, ऐसी आकृति होती है उसकी, ऐसी। और इसके चारों ओर एक मोटा कागज चढ़ा हुआ होता है, बहुत मोटा कागज चढ़ा हुआ होता है, ठीक है। और उसके ऊपर के भाग में यहाँ मध्य में एक पीतल की छोटी सी टोपी लगी हुई होती है। किसकी? पीतल की यहाँ पर एक टोपी लगी हुई होती है। और अगर बात करें वृत्ताकार आकृति की पेंदी होती है। पेंदी मतलब जो इसका ये तल है ये वृत्ताकार होती है। और किसकी बनी हुई होती है ये इसकी पेंदी? पीतल की बनी होती है। नहीं, पेंदी बनी होती है जस्ते की और टोपी बनी होती है किसकी? पीतल की। और पेंदी किसकी? जस्ते की। और उसके बाद अगर बात करें इसके बीच में क्या होता है, तो इसके बीच में जो है आप अगर जानना चाहेंगे तो उसको तोड़ करके देख लीजिएगा एक बार। तो उसके मध्य में कार्बन की एक ऐसे काली सी एक छड़ होती है, ठीक है, कार्बन की एक रोड होती है ऐसे, बिल्कुल आपने देखा होगा कि वो ऐसे चौक के जैसी गोल गोल एक क्या होती है? कार्बन की रोड होती है। और इसके चारों ओर काले रंग का चूर्ण भी भरा होता है। यहाँ काला काला बहुत सारा चूर्ण आपको उसके अंदर मिलेगा जब आप उसको तोड़ करके देखेंगे, ठीक है। ऐसे उसके अंदर बहुत सारा चूर्ण भरा होता है। और इस चूर्ण के चारों ओर सफ़ेद रंग की एक धातु भी लगी हुई होती है, ठीक है। और आप कह सकते हैं कि अंदर से कैसा दिखाई देगा? बेलनाकार दिखाई देगा। जो ये मैंने काले रंग का चूर्ण बताया ना आपको, ये अंदर भरा होता है काले रंग का चूर्ण, ये क्या होता है? ये मैग्नीज डाइऑक्साइड होता है। और जो सफ़ेद रंग बताया इसके बाद में, यहाँ पर सफ़ेद रंग की जो इसके ऊपर सफ़ेद रंग का एक परत चढ़ी होती है वो किसकी होती है? अमोनियम क्लोराइड की होती है। तो ये मैंने यहाँ भी लिख दिया है, ठीक है। ये यहाँ भी लिखा हुआ है कि जो काले रंग का चूर्ण होगा उसको क्या कहते हैं? MnO2 यानी मैग्नीज डाइऑक्साइड। और सफ़ेद रंग का जो होता है वो अमोनियम क्लोराइड होता है, NH4Cl।
तो बिल्कुल आई होप बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा शुष्क शेल क्या होता है। अगर आपके घर में ऐसा कोई शेल है खराब है तो 2 मिनट लगेगी, तोड़ करके देख लीजिए और सारी संरचना आपको खुद ब खुद याद हो जाएगी कि उसके अंदर से क्या क्या निकलने वाला है। बस थोड़ा सा ये ध्यान रख लीजिएगा कि इसमें मैग्नीज डाइऑक्साइड का चूर्ण होता है और दूसरा किसका होता है, सफ़ेद वाला अमोनियम क्लोराइड का, बस। और बाकी ये संरचना तो आप खुद ब खुद देख लेंगे जब आप उसको तोड़ करके देखेंगे। क्लियर? तो बहुत अच्छे से आपने ये भी कवर कर लिया शुष्क शेल। अब हम बढ़ते हैं अपने आगे के टॉपिक पर। ये देखिए यहाँ पर आपके लिए इसकी इमेज भी मेरे को मिल गई है। तो ये इस तरह की संरचना होती है, ये अंदर की संरचना दिखाई गई है। कभी आप सोचे कि यहाँ सीलो या निप्पो तो लिखा नहीं है कुछ, तो ये अंदर की संरचना दिखाई गई है। ठीक है, ऐसी एक रोड मिलेगी अंदर, यहाँ वो चूर्ण भरा होगा। ठीक है, तो इस तरीके से होती है इसकी संरचना। बहुत अच्छे से आपको अब समझ में आई होगी आई होप। ये पीतल की टोपी है यहाँ ऊपर और यह पॉजिटिव चार्ज होता है। ये नीचे क्या होती है इसके पास, नीचे इसके जो ये पेंदी होती है ये किसकी बनी होती है, ये बनी होती है इसकी जस्ते की। तो ऐसी संरचना ये इसकी होती है। प्राथमिक सेल के बारे में बहुत बढ़िया तरीके से हमने एक्सप्लेन कर लिया। अब हम बात करेंगे द्वितीयक सेल क्या होता है। ठीक है, प्राथमिक सेल क्या करता था, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता था। लेकिन जो द्वितीयक सेल होता है वो इसका उल्टा काम करेगा। वो क्या करेगा, विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलेगा। ठीक है, इसे ही हम क्या कहेंगे, द्वितीयक सेल कहेंगे। बहुत बढ़िया तरीके से आपको क्लियर हो गया। ठीक है, बिल्कुल। द्वितीयक सेल का उदाहरण क्या क्या होगा, तो द्वितीयक सेल के उदाहरण आप देख लीजिएगा। ये आपको इतना ही समझना है, इससे ज़्यादा आपको कोई ज़रूरत नहीं है ये आगे क्या लिखा हुआ है इसको पढ़ने की। बस आप ये देख लीजिए द्वितीयक सेल क्या होता है, इससे बहुत अच्छे तरीके से आपको सफिशिएंट है इतना जानना। द्वितीयक सेल के उदाहरण की अगर बात करें तो सीसा, संचायक सेल या नीफे सेल। तो आपको इनके उदाहरण में से प्रश्न पूछ लेता है कि आपको प्राथमिक सेल के दे देगा वे 4, उनमें से कोई 3 और 1 दे देगा आपको द्वितीयक सेल का। तो आपको पहचानना पड़ेगा कौन सा अलग है। ठीक है, तो ये बहुत अच्छे से आपको आई होप अब क्लियर हो गया होगा। द्वितीयक सेल के उदाहरण कौन कौन से हैं, सीसा, संचालक सेल और नीफे सेल। आगे बढ़ते हैं तो दोस्तों दोनों के बीच में डिफरेंस बताया गया है। प्राथमिक और द्वितीयक सेल में और क्या क्या डिफरेंस होता है। पहला डिफरेंस तो यही है, जो प्राथमिक सेल है उनको पुनः आवेशित नहीं किया जा सकता, यानी जब वे एक बार डिस्चार्ज हो जाते हैं तो उनको दोबारा से चार्ज नहीं किया जा सकता, वो फेंकने पड़ते हैं। ठीक है, आपने देखा कि जो शेल होता है जो टॉर्च के अंदर मैंने आपको बताया, ठीक है, शुष्क शेल, वो क्या दोबारा से यूज़ कर सकते हैं, उसको नहीं कर सकते। हालांकि ट्राई करते थे लोग उसको भी चार्ज लगा करके यूज़ करने की, लेकिन वो नहीं होता। ठीक है, तो उसे हम पुनः आवेशित नहीं कर सकते। लेकिन जो द्वितीयक प्रकार के सेल होते हैं इनको हम पुनः आवेशित कर सकते हैं, उनमें दोबारा से उनमें चार्ज डाल सकते हैं, उनको फिर से यूज़ कर सकते हैं। दूसरा अगर बात करें, इन सेलों में होने वाली जो रासायनिक क्रियाएं हैं वे अनुत्क्रमणीय हैं। ठीक है, यानी दोबारा से उनको यूज़ नहीं किया जा सकता, वही बात है। और इस वाले सेल में उनको दोबारा से यूज़ किया जा सकता है, विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित होती है। ठीक है, और इनके अंदर जो है प्रतिशोध कम होता है, इनमें अधिक होता है। इसमें उदाहरण दिए गए हैं आपको इनके नाम, लेकलेंस सेल, डेनियल सेल, वोल्टेज सेल, शुष्क सेल। इधर आपको बैटरी का उदाहरण दिया गया है और 2 उदाहरण जो मैंने आपको बताए शीशे वाले कि सीसा, संचायक सेल और नीफे सेल, ये भी आप इसमें लिख लीजिएगा। बस इतना आपका ये यहाँ से सेल के बारे में आपने बहुत अच्छे से कवर कर लिया है, प्राथमिक भी और द्वितीयक भी। अब इसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे जो दूसरा स्रोत हमने जाना था ऊर्जा का, जनरेटर, जिसको हम डायनामो के नाम से भी जानते हैं, इसके बारे में बात कर लेते हैं कि जनरेटर क्या होता है, इसका काम क्या है। तो दोस्तों जनरेटर एक ऐसी मशीन है, एक ऐसी युक्ति है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का काम करती है। किसको, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का काम कौन करेंगे, जनरेटर करेंगे, जिसको जनित्र भी कहते हैं और डायनामो भी कहते हैं। तो यहाँ आप इमेज में देख पा रहे हैं। ठीक है, यहाँ ये इस तरीके से ये एक प्लेट होती है, ठीक है, चक्री होती है, घूमती रहती है और जिसकी वजह से यहाँ पर जो ये यांत्रिक ऊर्जा है वो विद्युत ऊर्जा में बदलती रहती है। बाकी आपको इसका डायग्राम नहीं पूछा जाएगा। अब दोस्तों हम आगे जानेंगे विद्युत के प्रभाव कौन कौन से होते हैं, इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जिनके नाम है चुंबकीय प्रभाव, ऊष्मीय प्रभाव, रासायनिक प्रभाव और प्रकाशीय प्रभाव। यानी इलेक्ट्रिक करंट के ये 4 प्रभाव होते हैं, इफेक्ट्स होते हैं। इन चारों के बारे में एक एक करके जानेंगे, क्योंकि यहाँ से आपका प्रश्न पूछ लिया जाता है कि विद्युत का चुंबकीय प्रभाव बताइए, विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव बताइए,
ठीक है। विद्युत का रासायनिक प्रभाव बताइए। तो चलिए देखते हैं विद्युत धारा के प्रभाव, ये चारों चुंबकीय, उष्मीय, रासायनिक, प्रकाशीय। यहाँ ये आपको हेडिंग्स भी लिखनी पड़ सकती है कि विद्युत धारा के प्रभाव बताइए, तब आप इनके नाम लिखेंगे। चुंबकीय, उष्मीय, रासायनिक प्रभाव और प्रकाशीय प्रभाव। चलिए दोस्तों देखते हैं एक एक करके। सबसे पहले यहाँ पर हम देखते हैं 2019 में पूछा गया प्रश्न है, ये लीजिए आगे आपका रिपीटेड क्वेश्चन है। किसी चालक में से होकर गुजरने वाली धारा को उसका प्रभाव, धारा के प्रभाव कौन कौन से हो सकते हैं। पहला हमने बात करी उष्मीय प्रभाव, या इसको एक और नाम से जानते हैं तापीय प्रभाव, यानी हीटिंग इफेक्ट। उष्मीय प्रभाव क्या होता है? उष्मीय प्रभाव, तो जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, ठीक है, तो वह तार गर्म हो जाता है, इसे धारा का उष्मीय प्रभाव कहेंगे, है ना। उष्मीय प्रभाव यानी उष्मा यानी गर्म। तो यहाँ से आप क्या समझे कि जब हम किसी चालक तार से विद्युत को प्रवाहित करेंगे, उससे विद्युत को गुजारेंगे, इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो करेंगे उस तार से, तो वो तार क्या हो जाएगा? गर्म हो जाएगा। इसे ही धारा का उष्मीय प्रभाव कहेंगे, क्योंकि उसके उष्मीय प्रभाव के कारण ही वो तार गर्म हुआ। बहुत बढ़िया। अब दोस्तों हम जानेंगे कि उदाहरण क्या क्या है इसके, क्या इस तरीके से कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है ये विद्युत का उष्मीय प्रभाव। तो आपने देखा होगा, आप लोग विद्युत प्रेस, इलेक्ट्रिक प्रेस यूज़ करते हैं, ठीक है, जिसमें नाइक्रोम का तार लगा हुआ होता है, जिसकी वजह से वो प्रेस गर्म होती है और आप कपड़ों पर अपने प्रेस कर पाते हैं। गीज़र में इस तरीके से वायरिंग होती है, ठीक है। ओवन हो गया, विद्युत हीटर हो गया। विद्युत हीटर में कौन सा तार प्रयोग किया जाता है बताइए, ठीक है। तो ये गर्म हो जाते हैं और जिसकी वजह से फिर आप अपना उस पर खाना बना पाएंगे, ठीक है, अपना यूज़ कर पाएंगे, उन पर अपने खाने को बना पाएंगे। तो ये कुछ प्रभाव थे उष्मीय प्रभाव विद्युत के, ठीक है। विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव के बारे में आपने जान लिया। और इन सभी उपकरण में जो तंतु होते हैं, तंतु का मतलब तार होता है, ठीक है। तंतु अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भाई बल्ब में कौन सा तंतु होता है, तो आप ये मत सोचना है तंतु क्या कह दिया। तंतु का मतलब होता है दोस्तों फिलामेंट या तार, ठीक है। तो इन सब उपकरणों में जो उपस्थित तंतु होते हैं, तंतु ही बोल करके चलूंगी मैं यहाँ, जिससे आप इसको थोड़ा सा अपना इसके साथ थोड़ा सा रिलेट कर पाए, आपको ये समझ सी बन जाए कि तंतु भी कुछ होता है, ठीक है। तंतु उसी तार को कहते हैं जिसकी वजह से इसमें उष्मीय प्रभाव हो पाता है। तो इन सभी उपकरणों में उपस्थित तंतु विद्युत धारा गुजारने पर क्या हो जाते हैं? गर्म हो जाते हैं। यह तंतु किस किस के बने होते हैं? तार किस किस के बने होते हैं? नाइक्रोम के, टंगस्टन के और बहुत सारी ऐसी धातुओं के बने होते हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं। इसका उष्मीय प्रभाव में एक और आपको उदाहरण देखने को मिलेगा कि जैसे विद्युत बल्ब है, उष्मीय प्रभाव के कारण ही तो जो इसका तंतु होता है, विद्युत बल्ब का जो ये तार होता है, जिसको हम जो टंगस्टन का बना होता है, ये देख रहे हैं यहाँ पर, ये तो यहाँ से विद्युत बल्ब से आपसे प्रश्न पूछा गया था बीटीसी 2019 में, और बिल्कुल दूसरी बार भी आ सकता है ये प्रश्न। क्या कहा गया था कि विद्युत का नामांकित चित्र बनाइए। आपसे यहाँ पर थोड़ी सी डेंटिंग पेंटिंग भी आपको आनी पड़ेगी, ठीक है। तो कैसे बनेगा विद्युत बल्ब, ये यहाँ पर इसकी संरचना है। इसको आप अभी देखेंगे और तुरंत साथ के साथ अपनी नोटबुक में बना करके देखेंगे कि कैसा ये बनेगा। बाद के भरोसे बिल्कुल ना छोड़े, ठीक है। इसकी बहुत सिंपल सी संरचना है, आप देखेंगे तो और बहुत आसानी से इसको बना भी पाएंगे, ठीक है। कैसे बनेगा ये, और थोड़ा सा ठीक बना लेना, ठीक है। जिस तरीके से यहाँ दिखाया गया है, कलरिंग वलरिंग का तो कोई ज़रूरी नहीं है, टाइम बचेगा तो कर लेना इस तरीके से, जैसा यहाँ पर थोड़ा डेकोरेट किया गया है, इससे अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा, ठीक है। एग्जामिनर को लगेगा बहुत अच्छे से मेहनत की है बच्चे ने और इसको आता है सब कुछ, ठीक है। और ऐसे आपको डिनोट भी करना है कि ये क्या है, इसके अंदर आर्गन गैस भरी हुई है। ये बल्ब किसका बना होता है? कांच का बना होता है। ये तार कैसा है? सुचालक है, ठीक है। ये फिलामेंट जो है, ये आप देख रहे हैं, ये किसका बना होता है? टंगस्टन का बना होता है, ठीक है। और ये कांच का स्तंभ होता है, ये पिन लगी होती है, ठीक है। ये पीतल या एल्युमिनियम की यहाँ टोपी होती है। ये क्या है? विद्युत बल्ब की संरचना है। और विद्युत बल्ब की खोज किसने की थी? थॉमस एडिसन ने। विद्युत बल्ब में जो तंतु बना होता है, ये किसका बना होता है? बीटीसी 2018 में भी ये प्रश्न बना, यानी ये देख लीजिए आप, लगातार इसी टॉपिक से 2 बार प्रश्न पूछे गए, 18 में भी 19 में भी। तो बिल्कुल आ सकता है आपका फिर से, तो इसको एक बार बना करके देख लेंगे। आपको अलग से कुछ यहाँ पर ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस आप ये देख लीजिए कि ये फिलामेंट है, ये किसका बना है? टंगस्टन का। ये जो बाहरी इसका स्वरूप है, कांच का बना होता है। इसके अंदर जो ये गैस है, ये आर्गन गैस होती है ना।
तो बिल्कुल ये चीज़ें आप लोग थोड़ा सा ध्यान कर लेंगे और आप बहुत आसानी से इसको बना भी पाएंगे। इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करें, 1 से 2 बार बना करके आप लोग इसको देख लेंगे तो बहुत अच्छा होगा। ठीक है, कहीं कोई गुंजाइश नहीं रहेगी कि कहीं नंबर कटने का, कुछ अपनी तरफ से कोई काम ऐसा नहीं छोड़ेंगे आप लोग। तो चलिए दोस्तों फिर आगे बढ़े। इतना आप समझ गए हैं, ठीक है। इसके बारे में ज़्यादा बताने की तो मुझे नहीं लगता ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि सभी चीज़ें यहाँ डिनोट कर दी गई है और इन सबको मैंने आपको एक बार बता भी दिया है कि कहाँ इसमें क्या क्या है। ठीक है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी आपके लिए फिलामेंट किसका बना है ये याद रखना, इसके अंदर कौन सी गैस भरी है ये याद रखना, और उसकी खोज किसने की थी, थॉमस एडिसन ने, ये याद रखना यहाँ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। आगे दोस्तों हम इसके बारे में क्या चीज़ सीखने वाले हैं, तो विद्युत फ्यूज़ के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। विद्युत बल्ब के बारे में हमने बात कर ली, और फ्यूज़ आपके हर एक के घर में लगा हुआ होगा। ठीक है, फ्यूज़ लगा होता है, उसका क्या काम है आज वो आप सीखेंगे। फ्यूज़ की आकृति यहाँ बनी हुई है, थोड़ा सा आपको धुंधला दिख रहा होगा, बाकी PDF में जब आप इसको जूम करके देखेंगे तो अच्छा दिखेगा। क्लियर? तो क्या होता है विद्युत फ्यूज़, इलेक्ट्रिक फ्यूज़ क्या होता है दोस्तों? सभी विद्युत के परिपथ यानी उसके रास्ते में जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफ़र होती है, उस चालक के रास्ते में बीच बीच में क्या लगाए जाते हैं, फ्यूज़ तार लगाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि दोस्तों जब एकदम से बिजली की मात्रा बहुत तेज़ हो जाती है, उसके नियत प्रवाह से एकदम से तेज़ इलेक्ट्रिसिटी या तेज़ फ्लो होता है उसमें करंट का, तो ये तार जो होता है, फ्यूज़ का जो ये तार होता है, टूट जाता है। क्यों टूट जाता है? जिससे कि आपके घर में लगे हुए फ्रिज, आपकी वॉशिंग मशीन, आपके हीटर, बल्ब, ये सब ना खराब हो। ठीक है, उन पर कोई असर नहीं पड़ता। जैसे ये एकदम से ज़रूरत से ज़्यादा बिजली का फ्लो होगा तो ये तार अपने आप टूट जाता है और पूरे घर की आपकी लाइट चली जाती है। ठीक है, जहाँ आपका फ्यूज़ लगा होता है। तो इसका काम यही है कि भाई जो आपके घर में होने वाले नुकसान है उनको बचाना, इसीलिए इसका यूज़ किया जाता है फ्यूज़ तार का। तो चलिए एक बार देख लेते हैं यहाँ लिखा क्या हुआ है। विद्युत फ्यूज़ यानी इलेक्ट्रिक फ्यूज़, सभी विद्युत परिपथ में एक बहुत कम द्रव्यनांक वाला सुरक्षात्मक फ्यूज़ तार लगाया जाता है। बहुत कम द्रव्यनांक वाला, यानी जैसे ही थोड़ी भी तेज ज़रूरत के हिसाब से थोड़ी भी तेज लाइट हुई तो ये तार टूट जाता है। ठीक है, जो एक नियत मात्रा से अधिक धारा बहने पर क्या हो जाता है, अपने परिपथ को तोड़ देता है और आगे बिजली बहना या आगे बिजली का फ्लो बंद हो जाता है। ये तार किस किस का बना होता है, फ्यूज़ तार, ये भी पूछ लिया जाता है। तो सीसा और जिंक का बना होता है। सीसा और जिंक से मिलकर के आपका फ्यूज़ तार बना होता है। 50% इसमें सीसा और 50% जिंक होता है। इससे मिलकर के ये फ्यूज़ तार आपका बनता है। और इसका जो द्रव्यनांक होता है वो बहुत कम होता है, लगभग 2000 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, लगभग है, ये एक्यूरेट नहीं है, लगभग 2000 डिग्री सेल्सियस इसका द्रव्यनांक होता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आप बता पाएंगे। अब विद्युत जो फ्यूज़ होता है, इसके क्या क्या उपयोग होते हैं, क्यों इसका प्रयोग किया जाता है, अब यहाँ आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। पहला है, शॉर्ट सर्किट से लगने वाली आग से बचाव के लिए ये विद्युत फ्यूज़ लगाया जाता है, ताकि आग वगैरह ना लगे। अगर ज़्यादा बिजली का फ्लो होता है तो ये तार ही टूट जाए और बिजली का प्रवाह आगे होना बंद हो जाए। ठीक है, दूसरा क्या है, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की सुरक्षा के लिए। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि आपके घरों के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की सुरक्षा करने के लिए भी इसको लगाया जाता है। फ्यूज़ तार को लगाना विद्युत परिपथ में सुरक्षात्मक उपाय होता है। क्लियर? तो आई होप कि बहुत अच्छे से आपका क्लियर हो गया होगा विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव और विद्युत बल्ब के बारे में, विद्युत फ्यूज़ के बारे में आपने बहुत अच्छे से जान लिया होगा। अब दूसरा बात करते हैं दोस्तों, लगभग ये समझ के चलिए आपकी 1 से 2 क्लास और होंगी और आपका साइंस बिल्कुल ख़त्म है, ख़त्म, बिछा दिया हमने साइंस को भी, है ना। और इसके बाद फिर आपका समझ लीजिए बहुत अच्छे सब्जेक्ट शुरू होने वाले हैं। और आप 15 तो छोड़िए, मुझे तो लग रहा है हम बहुत पहले कर लेंगे कोर्स कंप्लीट। तो बिल्कुल टेंशन में मत रहिएगा कि कोर्स कब कंप्लीट होगा, ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल ना करें, बिल्कुल ना करें, क्योंकि मैं अपने आप बहुत स्पीड से लेकर के चल रही हूँ, ज़रूरत से ज़्यादा, है ना। और इस चीज़ का भी धीरे धीरे मुझे ध्यान भी रखना पड़ता है, देखिए कि आपको ओवरफ्लो ना कर जाए चीज़ें। लेकिन आप में से कुछ लोग बुरा भी मान जाते हैं कि मैम आप पूरे 2 घंटे की क्लास नहीं देते इस तरह से। लेकिन दोस्तों मैं बिल्कुल सही हिसाब से आपको लेकर के चल रही हूँ, कोई आपके ऊपर प्रेशर नहीं होगा, कभी भी आपके एग्ज़ाम हो जाए, आपको डरने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। क्लियर? तो यहाँ हम बात करेंगे दूसरा प्रभाव क्या था विद्युत का। तो विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव क्या होगा, मैग्नेटिक इफेक्ट क्या होगा, उसके बारे में यहाँ हम बात करेंगे।
दोस्तों किसी चालक में धारा प्रवाहित करने पर चालक के चारों ओर क्या होता है, एक चुंबकीय क्षेत्र बन जाता है, एक चुंबकीय क्षेत्र बन जाता है उसके चारों ओर, ठीक है। एक चुंबकीय क्या बन जाता है, क्षेत्र बन जाता है, और इसे ही विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। कैसे, उदाहरण में देखिए, जैसे धारा मापी यानी विद्युत धारा को मापने वाला जो यंत्र होता है जिसको हम गैल्वेनोमीटर कहते हैं, उसकी कार्य प्रणाली इसी पर आधारित होती है, किस पर, चुंबकीय प्रभाव पर। कैसे, यहाँ देखेंगे, अब गैल्वेनोमीटर को देखते हुए चलेंगे तो पता चल जाएगा कैसे चुंबकीय प्रभाव पर आधारित होती है। ये रहा आपके सामने धारा मापी यंत्र जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं गैल्वेनोमीटर, ठीक है। तो दोस्तों ये तांबे के तारों से बनी एक क्या होती है, आयताकार एक कुंडली होती है, ठीक है। तांबे के तार से बनी आयताकार कुंडली होती है, और यहाँ अगर बात करें 2 किलो की सहायता से इसको एक स्थायी और शक्तिशाली नाल को चुंबक के ध्रुवों, यानी इधर आपका नॉर्थ पोल होगा, ठीक है, इधर नॉर्थ होगा, इधर साउथ होगा, ये बिल्कुल बीच में ऐसे सटी हुई रहेगी, ठीक है, बीच में ऐसे लटकी हुई रहेगी। और कुंडली के दोनों सिरों पर T1 T2, यहाँ आप देख रहे हैं इसके कुंडली के दोनों सिरे पर T1 T2 इनसे ये जुड़ी हुई होती है, ठीक है, इनसे ये बंधी हुई होती है। और उसके बाद अगर बात करें तो यहाँ पर ये जो आपका ये आप सुई देख रहे हैं, ठीक है, इस पर लटकी जो बीच में लटकी हुई सुई है या नाल है जिसको आप ऐसे बोल सकते हैं, तो ये आपको दर्शाता है, ये संकेत करता है कि जो वृत्ताकार पैमाने पर घूम रही है ये सुई बीच में शून्य पर रहती है, ठीक है। अगर इधर होती है तो ज़्यादा हो रही है आपकी धारा, इधर हो रही है तो कम हो रही है, तो ये ही आपको डिनोट करेगी कि बिजली का प्रवाह अभी कैसा हो रहा है। ज़्यादा है तो इधर साउथ पोल की तरफ जाएगी, या साउथ आपका जो इधर चुंबक का साउथ पोल है, ठीक है, इस तरफ जाएगी, या नॉर्थ पोल की तरफ जाएगी तो कम हो रही है, तो ये डिनोट करती है इसको। क्लियर। और ये था विद्युत का चुंबकीय प्रभाव। उदाहरण आप इसका क्या देंगे, गैल्वेनोमीटर का उदाहरण आप इसमें दे दीजिएगा। और ऊष्मीय प्रभाव में आप विद्युत बल्ब का उदाहरण दे सकते हैं, ठीक है, हीटर, प्रेस, इन सब का उदाहरण दे सकते हैं। और अब हम आगे बढ़ेंगे, उसमें आप अगर बात करें तीसरा जो प्रभाव था विद्युत धारा का, वो था रासायनिक प्रभाव। रासायनिक प्रभाव में क्या होगा दोस्तों, कुछ द्रवों जैसे नमक का घोल, अम्ल और क्षार का जलीय घोल आदि विद्युत धारा प्रवाहित करने में विघटित हो जाते हैं, उनमें रासायनिक क्रिया होने लगती है। इस घटना को क्या कहते हैं, विद्युत का रासायनिक प्रभाव कहते हैं। एक बार फिर से सीखेंगे, क्या कहा, विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव क्या होगा, कुछ द्रव जैसे नमक का घोल, अम्ल और क्षार का जलीय घोल आदि विद्युत धारा प्रवाहित करने पर विघटित हो जाते हैं और उनमें रासायनिक क्रिया होने लगती है। इसी घटना को विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव हम कह देते हैं। दोस्तों इस प्रभाव के द्वारा विद्युत ऊर्जा का रूपांतरण किसमें किया जाता है, रासायनिक ऊर्जा में किया जाता है। किसका, विद्युत ऊर्जा का रूपांतरण रासायनिक ऊर्जा में किया जाता है, यानी इलेक्ट्रिक एनर्जी को केमिकल एनर्जी में यहाँ पर परिवर्तित किया जाता है। क्लियर। इसका उपयोग किस किस जगह करेंगे, तो विद्युत लेपन में करेंगे, धातुओं के निष्कर्षण में करेंगे। विद्युत लेपन यानी जब एक धातु के ऊपर दूसरी धातु का लेप किया जाता है, ठीक है, धातुओं का संरक्षण करने के लिए, धातु के निष्कर्षण के लिए तथा शोधन आदि में किया जाता है, धातु को शुद्ध करने में, तो यहाँ इसका प्रयोग किया जाता है। जो वोल्टमीटर होता है, वोल्टेज मापने वाला यंत्र, तो उसकी कार्य प्रणाली भी विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव पर ही आधारित होती है। बहुत बढ़िया, इतना आपको क्लियर हो गया दोस्तों, ये टॉपिक लगभग पूरा हो गया। और इसके बाद कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपने अभी तक सीखा उसी से क्वेश्चंस किए गए हैं। जैसे विद्युत धारा का मात्रक क्या है, तो ये 4 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, इनमें से जो सही है आपने बहुत अच्छे से सीख लिया, तो अब इसका आंसर आप लोग करेंगे। दूसरा क्वेश्चन है, शुष्क शेल में किस पदार्थ की छड़ एनोड का कार्य करती है, जो किस प्रकार की छड़ को उसमें डुबाए रखा जाता है शुष्क शेल में, ठीक है। तो आपको बताना है कार्बन की होगी, सिलिकॉन की होगी, जर्मेनियम की होगी या बोरॉन की होगी। ये आपको यहाँ तक आज की क्लास में कवर मैंने कराया और यहीं तक आपको बहुत अच्छे से कवर करना है बैठ करके, ठीक है। इसके नोट्स साथ साथ बनाने हैं और बिल्कुल आपको समझ आया होगा। अगर कोई भी कहीं डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, ठीक है। हम उसको या तो अगली क्लास में इंक्लूड कर लेंगे या आपका कमेंट का मैं आपको वहीं रिप्लाई कर दूंगी। तो आई होप दोस्तों आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी।
और अगर आपको क्लास पसंद आ रही है तो ज़रूर बताया करिए, ठीक है। और अगर कहीं कोई कमी नज़र आती है वो भी आप बताया करिए ताकि हम उसको सुधारें। बिल्कुल, और परेशान होने वाली बात नहीं बिल्कुल भी है कि आपका कोर्स कंप्लीट कब तक होगा। वो मैं अपने आप आपका समय से पहले करा करके आपको रिवीजन करा दूंगी, तो उसके लिए आपको चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए ठीक है दोस्तों, आपसे फिर शाम की क्लास में मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। आप सभी अपना ध्यान रखिए, नोट्स बनाते रहिए।